डोलो कॉन्टिनेंट में ट्रांसमिग्रेट होते ही मेरा शिष्य बनाओ सिस्टम बाइंड हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसने बोला अगर मैंने एक चेला बना लिया तो सीधा 90 लेवल का एक्सट्रीम डोलो बन जाऊंगा। लेकिन चेले की 3 शर्तें थीं। गॉड बनने का पोटेंशियल, टॉप क्लास टैलेंट और किलर लुक्स। मैंने वहीं गालियां दी। अबे मैं आत्मा की शक्ति वाला एक लकड़ी की छड़ी जैसा फालतू बंदा हूँ। तू मुझसे ऐसे भगवान के भेजे बंदों को चेला बनाने को कह रहा है? तू जानबूझकर कर रहा है या गलती से हो गया? सिस्टम बोला जानबूझकर गलती से। मेरे को जानता नहीं है ये। ऊपर से तेरे पास सिर्फ 10 दिन है। अगर चेला नहीं बनाया तो तू जिंदगी भर का महाफालतू। इतना बोल के सिस्टम 9-2-11 हो गया। सॉरी। मेरा नाम यांग शिंगफेंग है। ट्रांसमिग्रेट होने से पहले अकेला 18 खूंखार गुंडों से भिड़ा था। 5.5 घंटे खून खराबा किया और लास्ट में थकावट से निपट गया। लगा था डोलो में आते ही भौकाल मच जाएगा, पर 6 साल की उम्र में जागी एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी। मैं तो हिल गया भाई। किस्मत खराब थी माना, पर स्पिरिट लकड़ी की छड़ी तो नहीं होनी चाहिए थी ना? कम से कम बड़ी लकड़ी, मोटी छड़ी या खाना पकाने का डंडा तो होता। तब से मैं 2.5 साल तक ठप पड़ा रहा, पर ऊपर वाला मेरे टैलेंट को दबा नहीं पाया। सिस्टम वापस आया और बोला एक चेला बना ले। 99 साल की तपस्या, 88 साल की मेहनत का फल, सीधा 90 लेवल का टाइटल डोलो पावर पैक ले जा। फिर शुरू हुआ मेरा 10 साल का चेला ढूंढने का स्ट्रगल। रिजल्ट क्या निकला? घर वालों ने गांव से भगा दिया। गांव की आंटियां चाचियां गाली दे दे के पीछे पड़ी रहीं। निकलने से पहले जो 7वां चेला बुक किया था वो चाची के पेट में अभी 2 महीने का था। चाचा चाची 2 झाड़ू लेके मुझे 3 किलोमीटर तक छोड़ के आए। मैं 10 कॉपर कॉइन और एक मैप लेके सोतो सिटी आ गया, क्योंकि मुझे पता था 7 ट्रेजर पवेलियन की प्रिंसेस निंग रोंगरोंग मेरी सारी शर्तें एकदम परफेक्ट मैच करती है। मैंने सोतो शहर के साउथ गेट पे ज्योतिष की दुकान सजा ली। बोर्ड पे लिखा कुंडली विशेषज्ञ, सटीक भविष्यवाणी, फीस सिर्फ 1 कॉपर कॉइन। सिंपल बात है, मैं ज्योतिष का धंधा करने नहीं, निंग रोंगरोंग का वेट करने आया था। 3 दिन बाद वो आई। व्हाइट फ्रॉक, शॉर्ट हेयर, इतनी गोरी की चमकी मार रही थी। सड़क पे मटक मटक के चल रही थी और पूरी गली के लौंडे उसे ताक रहे थे, पर उसने किसी को भाव नहीं दिया। उसकी नजर पड़ी मेरी दुकान पे। मेरी दुकान के आगे एक सीधा साधा बंदा घुटनों पे बैठा था। वो चिल्लाया, बाबा जी 3 महीने पहले आपने बोला था मेरी पोजीशन गलत है, इसलिए वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही। घर जाके आपकी बताई पोजीशन ट्राई की और सीधा पहली बार में तीर निशाने पे। अब वाइफ प्रेग्नेंट है। प्लीज उसे अपनी शिष्या बना लो ताकि बेटा सही सलामत हो। मैं आपकी सेवा करूंगा। मैंने हाथ हिलाया। ओवर एक्टिंग मत कर, ये तेरी किस्मत में था। थोड़ी सी ट्रिक थी, थोड़ा चढ़ावा छोड़ और कट ले। बगल में खड़ी निंग रोंगरोंग खिलखिला के हंस पड़ी। वो दुकान के पास आई और उस बंदे के सामने बोली, अबे तू इतना चूतिया कैसे हो सकता है? आज तक सुना था लोग बीवी चोरी होने से डरते हैं, पहली बार देखा है कोई खुद बीवी सौंपने आया है। तुझे डर नहीं लगता कल को तेरी बीवी फिर प्रेग्नेंट हो जाए? 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। उस सीधे बंदे का मुंह लाल हो गया। उसने निंग रोंगरोंग को धक्का दिया। तू कौन है बे? मेरा काम मत बिगाड़। यांग बाबा कौन है तुझे क्या पता? निंग रोंगरोंग लड़खड़ा गई। उसने अपनी मुड़ी हुई सफेद फ्रॉक देखी और उसका दिमाग खराब हो गया। भाई वो 7 ट्रेजर पवेलियन की प्रिंसेस थी। आज तक किसी की औकात नहीं हुई थी उसे धक्का देने की। लेकिन उसे याद आया कि घर से निकलने से पहले उसने शीशे के सामने 37 बार सभ्य अमीर खानदान की संस्कारी लड़की बनने की प्रैक्टिस की थी। उसने बर्दाश्त किया। मेरी तरफ उंगली करके बोली, ये बंदा साफ साफ फ्रॉड है। ऐसी ताकत तो मैंने आज तक किसी टाइटल डोलो में नहीं देखी। ये बस बातों का जाल बुन रहा है। तुक्का लग गया तो किस्मत, नहीं तो 9-2-11 हो जाता। उसने ठुड्डी उठाई और बंदे के खिसकने का वेट करने लगी। तभी एक गंजा बीच में घुसा और चिल्लाया, बाबा जी आपके कहे मुताबिक घर के पिछले दरवाजे से 2 कदम लेफ्ट, 3 कदम राइट और 5 कदम आगे खोदा। सच में गोल्ड कॉइन्स की पोटली मिली। मेरे बच्चे की स्कूल फीस का जुगाड़ हो गया। मुझे अपना चेला बना लो। मैंने निंग रोंगरोंग की तरफ देखा। मेरी आंखों में 30% एटीट्यूड, 30% मासूमियत और 40% अब बोलना बहन वाला भाव था। फिर हाथ हिला के बोला, ना ये तेरी अपनी किस्मत थी। इतने बड़े पैर मत छू। निंग रोंगरोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सीधा बंदा मुड़ के थूकते हुए बोला, अब बोल क्या बोलेगी? बाबा जी ने सिर्फ मेरी मदद थोड़ी की है। निंग रोंगरोंग मुंह फुला के बोली, वो गोल्ड कॉइन्स की पोटली पक्का इसने खुद गाड़ी होगी फेम कमाने के लिए। मैं हंस पड़ा। मैडम मैं एक प्रेडिक्शन का 1 कॉपर कॉइन लेता हूँ। 1 गोल्ड कॉइन मतलब 10,000 कॉपर कॉइन। फेम कमाने के लिए अगर मैं गोल्ड कॉइन गाड़ूंगा तो रिकवर करने के लिए मुझे कितनी हजार भविष्यवाणियां करनी पड़ेंगी? इस सोतो शहर में बंदे ही कितने हैं? तुझे लगता है मैं घाटे का सौदा करने वाला धंधेबाज हूँ? गंजा बगल से सर हिलाया। बिल्कुल सही, बाबा जी ने मुझसे बस 1 कॉपर कॉइन लिया था। निंग रोंगरोंग का मुंह खुला का खुला रह गया, बोलती बंद। उसका दिमाग रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहा था, पर कोई लूप होल नहीं मिला, क्योंकि वो शुरुआत से ही गलत ट्रैक पे थी। उसने मुझे फ्रॉड मान लिया था और उन दोनों को मेरा चमचा। वो तीसरा ऑप्शन सोच ही नहीं पाई। उसकी शक्ल देख के लग रहा था जैसे गले में हड्डी अटक गई हो। ना निगल पा रही है, ना उगल पा रही है। मन ही मन में हंस दिया। 10 साल से चेले ढूंढ रहा हूँ, इंसानों की नस नस से वाकिफ हूँ। निंग रोंगरोंग जैसी बिगड़ी अमीर बाप की औलादों के जितना पीछे पड़ो उतना भाव खाती हैं। इनके साथ उल्टा गेम खेलना पड़ता है, पर अभी दांव थोड़ा कम था। मैंने उबासी ली। पंखा झलते हुए बोला, चलो चलो काम हो गया तो निकलो। मैडम को प्रेडिक्शन नहीं कराना तो जाओ,
अपन दुकान बढ़ा रहे हैं। और जैसा सोचा था, निंग रोंगरोंग की आंखें छोटी हो गईं। उसने लाइफ में सबसे ज्यादा चिढ़ इसी बात से खाई थी। तुम उससे बहस करो तो उसे नॉर्मल लगता था, घुटनों पे गिर जाओ तो लगता था उसका हक है, लेकिन अगर तुमने उसे हवा में उड़ा दिया तो फिर थप, एक सोने की थैली टेबल पे पटकी। आवाज इतनी भारी कि पूछो मत। मुझे काम है, मेरी भविष्यवाणी कर। मैंने आराम से थैली उठाई, खोल के देखा, पूरी सोने के सिक्कों से ठसाठस भरी थी। मैंने उसमें से एक सिक्का निकाला और थैली वापस खिसका दी। मैडम, बहुत ज्यादा है, छुट्टे नहीं है, बस एक गोल्ड कॉइन रख रहा हूँ, बदले में तेरे थोड़े ज्यादा सवालों के जवाब दे दूंगा। निंग रोंगरोंग ने तंज कसते हुए हंसी। उम्मीद है बाबाजी जो बोलेंगे करके दिखाएंगे, वरना ये मैडम बहुत भारी पड़ जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और वो हमला करना शुरू करती है। तो चल बता, मेरा नाम क्या है, उम्र कितनी है, क्या स्टेटस है, क्या शौक है, क्या बैकग्राउंड है, यहाँ किस लिए आई हूँ, मेरे बाप का नाम क्या है और वो करता क्या है। और सुन, अगर तेरी भविष्यवाणी गलत निकली तो सोच लेना ये मैडम तेरे साथ क्या करेगी। वो पूरे कॉन्फिडेंस में वेट करने लगी। उसे लगा 12 साल की बच्ची को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। मैंने हाथ उठाया, दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जोड़ी और हवा में उंगलियां घुमाई, एकदम स्वैग में, महा शो ऑफ करते हुए। फिर बोलना शुरू किया, टोन एकदम मेन्यू कार्ड पढ़ने जैसी। मैडम का नाम निंग रोंगरोंग, उम्र 12 साल, 7 ट्रेजर पवेलियन के हेड फेंगचुआन की बेटी। मैंने जानबूझकर थोड़ा पॉज लिया, नाटक करते हुए चौंकने की एक्टिंग की। अरे बाप रे, 7 ट्रेजर पवेलियन, चलो छोड़ो। फिर कंटिन्यू किया, शौक है लोगों के मजे लेना, यानी प्रैंक्स करना, सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर है, पर बनना हमेशा अटैक टाइप चाहती है। बैकग्राउंड, पूरी दुनिया के टॉप 3 सेक्ट्स में से एक, अकेला वो सेक्ट जो पैसों में तैरता है। 7 ट्रेजर पवेलियन, यहाँ आने का पर्पस, श्रेक नाम की एक लोकल 3रे दर्जे की एकेडमी में एडमिशन लेना, पिताजी का नाम फेंगचुआन, 7 ट्रेजर पवेलियन के प्रेजेंट हेड। बस कर। निंग रोंगरोंग ने झटके से मुझे रोका, चेहरा एकदम लाल पीला हो गया। भरी महफिल में उसकी असली पहचान, उसके बाप का नाम, सब मैंने चौराहे पे चिल्ला के बोल दिया था, मतलब नंगा करके सड़क पे खड़ा कर दिया। वो घूर के बोली, तू मुझे जानता है? मैंने सर हिलाया। ना। तो मेरे बाप ने भेजा है तुझे? मैंने फिर सर हिलाया। ना, खुद अपनी विद्या से निकाला है। मैडम को भरोसा नहीं तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं। उसकी आंखों के तेवर बदल गए। चल भाई, माहौल बन गया, दांव सही पड़ा है। मैंने उल्टा सवाल चिपकाया, तो मैडम जी को क्या लगता है, मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं फ्रॉड नहीं हूं? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने बात काट दी। टोन एकदम ऐसी जैसे कह रहा हूं, आज मौसम बड़ा सुहाना है। अगर मैं तुझसे कहूं कि मुझे पता है 7 ट्रेजर टावर को 9 ट्रेजर टावर में कैसे बदलते हैं। हवा में सन्नाटा छा गया। निंग रोंगरोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ढोंगी, तुझे पता भी है तू क्या बकवास कर रहा है? आवाज धीमी थी पर हर शब्द में जहर घुला था। 7 से 9 बन जाना, ये 7 शब्द किसी और के लिए फेंकने वाली बातें होंगी, पर उसके लिए, उसके बाप का जिंदगी भर का सपना था। उसके सेक्ट का 1000 साल पुराना अनसुलझा राज था। और जब से 6 साल की उम्र में उसका लेवल 9 का स्पिरिट जगा था, तब से उसकी रग रग में बसा जुनून था। जो काम उसका सेक्ट 1000 साल में नहीं कर पाया, वो रास्ते के एक ज्योतिषी ने हलवे की तरह बोल दिया। मैंने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। अबे यार, गुस्से में भी क्या कड़क लग रही है। सिस्टम की सर्टिफाइड ब्यूटी है, चिढ़ के भी किलर लगती है। चेला बनने का चांस 100% हो गया। पर चेहरे पे मैंने रत्ती भर भाव नहीं आने दिया। बिल्कुल पता है क्या बोल रहा हूँ, या फिर मैडम जी की समझने की कैपेसिटी थोड़ी कम है। वो कुछ नहीं बोली। 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छाया रहा। मुझे पता था उसके दिमाग में 2 ऑप्शन चल रहे हैं, बात आगे बढ़ाए या छुप के खड़े बॉडीगार्ड से मेरी कुटाई करवाए। मैं रिस्क ले रहा था कि वो पहला रास्ता चुनेगी। वैसे भी जिंदगी के 10 ही दिन बचे थे। आखिरकार वो बोली, तुझे पता है ना इस टॉपिक पे मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होगा? अभी भी टाइम है, अपनी बात वापस ले। लेफ्टिनेंट, मैं तुझे पागल समझ के छोड़ दूंगी, ज्यादा पंगे नहीं लूंगी। उसने सर थोड़ा तिरछा किया और एक मीठी सी स्माइल चिपकाई। लेकिन अगर तूने झूठ बोलने की जुर्रत की तो ये मैडम गारंटी देती है, पूरे एम्पायर में तुझे छुपाने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। सुन के मैं हंस पड़ा। वो पहले वाली नकली हंसी नहीं, सर उठा के ठहाके मारकर हंसा, इतना कि आते जाते लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे। निंग रोंगरोंग तो भौचक्की रह गई। जब हंसी रुकी तो मैंने उसकी आंखों में देख के कहा, मैडम जी, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने ये बोला कि मुझे 7 से 9 करने का तरीका पता है, सिर्फ अपनी एबिलिटी प्रूव करने के लिए। ये सर्विस आपके उस एक गोल्ड कॉइन के पैकेज में शामिल नहीं है। मैं खड़ा हुआ और दुकान समेटने लगा। वैसे भी मैं तुझे बताने वाला नहीं हूँ। एक गोल्ड कॉइन का कोटा पूरा, आज का कोटा खत्म, दुकान बंद। मैडम जी, राम राम। मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। हर मूवमेंट को 3 गुना स्लो कर दिया। धीरे धीरे कपड़ा मोड़ा, धीरे धीरे पेन रखा, पर हथेली में पसीना छूट रहा था। मैं शर्त लगा रहा था, रोक ले बहन, जल्दी रोक ले। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, रुक जा। निंग रोंगरोंग की आवाज पीछे से आई। मेरे दिल में ढोल बज गए। सेट हो गया काम, पर बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट रखी। थोड़ा सा रुका, जैसे सरप्राइज हुआ हूँ, और धीरे से मुड़ा। चेहरे पे हल्की सी स्माइल चिपका ली। मैडम जी, कोई और काम है क्या? सर्विस पसंद नहीं आई? उसने जब मेरी वो जानबूझ के चिढ़ाने वाली शक्ल देखी तो लगा जैसे दांत पीस के रह जाएगी, पर उसने बर्दाश्त किया, क्योंकि उसके दिमाग में वही पुरानी बातें घूम रही थीं। गंजे को सच में गोल्ड कॉइन्स मिले,
उस बंदे की बीवी सच में प्रेग्नेंट हुई और यहाँ तक कि वो अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर बनना चाहती है। ये बात जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई वो भी मुझे पता थी। क्या पता सच में इसे वो तरीका पता हो। बस इसी क्या पता ने उसे रोक लिया। धप, सोने की थैली दूसरी बार टेबल पे पटकी गई। 7 से 9 बनाने का तरीका बता कितने सिक्के लेगा। मेरा दिल गार्डन हो गया पर चेहरे पे दुख वाला एक्सप्रेशन ले आया। मैडम जी, ये प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व नहीं होने वाली। मैं वापस बैठा और ठंडी सांस भरी। ये विद्या मेरे खानदान की है। ऐसी गुप्त बातें बताने से भगवान नाराज हो जाते हैं, ऊपर से पाप लगता है। पैसे तो बस उस पाप की भरपाई के लिए लेता हूँ, पर 7 से 9 बनाना ये तो टॉप लेवल स्पिरिट और टॉप सेक्ट का राज है। इसमें पाप बहुत बड़ा लगेगा। मेरी औकात नहीं है। जब तक कि मैंने बात अधूरी छोड़ दी और चुप हो गया। जब तक कि क्या, वो छटपटा उठी। मैंने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया। हमारे खानदान का नियम है, अपने किसी करीबी या चेले का फ्यूचर बताएं तो पाप थोड़ा कम लगता है। मेरी शादी तो होने से रही, आगे कोई औलाद भी नहीं होगी, तो सोच रहा हूँ एक चेला बना लूं ताकि अपनी विद्या आगे दे सकूं। अगर मेरा चेला ये सवाल पूछेगा तभी मैं बताने की हिम्मत करूंगा, वरना बताने के चक्कर में मेरी बची कुची उम्र भी कम हो जाएगी। 5 सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर निंग रोंग रोंग हंस पड़ी, गुस्से वाली हंसी। तो तू शुरुआत से ही मुझे अपना चेला बनाना चाहता था? उसके हाथ कांप रहे थे। तू पहले ही सीधा सीधा नहीं बोल सकता था? इतना लंबा नाटक क्यों रचा? उसने एक गहरी सांस ली। अबे झूठे मक्कार, तेरी औकात है मुझे चेला बनाने की? मुझे लगा अब ड्रामे का क्लाइमैक्स आ गया है। चेहरे पे एकदम साफ और बेफिक्र स्माइल लाई। औकात है या नहीं ये तय करना मेरा काम नहीं है। निंग रोंग रोंग जी, क्या मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार हैं? अगर साइन करती हैं तो मैं अभी के अभी 7 से 9 करने का तरीका बता दूंगा, एकदम हाथों हाथ। वो मेरे करीब आई और अगर ये झूठ निकला तो तुझे पता है ना मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होगा। मैं हंसा। पता है, अब देखना ये है कि मैडम जी में दांव लगाने का दम है या नहीं। मेरी आंखों में साफ साफ चिढ़ाने वाला भाव था। मेरा जो अंजाम होगा उसकी चिंता आप मत करो, बस ये बताओ क्या हमारी प्रिंसेस डर गई? कौन डरा बे? निंग रोंग रोंग के मुंह से अचानक निकल गया। बोलते ही उसे पछतावा हुआ, पर मेरी उस हंसती हुई शक्ल के आगे वो हार नहीं मान सकती थी। ले कर रही हूँ साइन। मैं तुरंत एक्शन में आ गया। इतनी फास्ट स्पीड से जेब से कागज, इंक और लाल ठप्पा निकाल के टेबल पे सजा दिया कि पूछो मत। कागज खुला, उस पे गुरु शिष्य एग्रीमेंट साफ साफ लिखा हुआ था। गुरु वाले कॉलम में यांग शिंगफेंग पहले से लिखा था और लाल अंगूठा लगा हुआ था। स्याही कब की सूख चुकी थी। निंग रोंग रोंग ये सब देखकर अचानक होश में आ गई। तेरी स्पीड इतनी फास्ट कैसे थी और ये सारा सामान इतना रेडी कैसे था? तूने इस पैंतरे से बहुत लोगों को चूना लगाया है ना? मेरे चेहरे पे दुनिया की सबसे सच्ची मासूमियत आ गई। पहली बार मैडम, कसम से एकदम पहली बार। जल्दी साइन कर। साइन करते ही मैं तुरंत बता दूंगा 7 से 9 बनाने का 1000 साल पुराना सीक्रेट हाथों हाथ पर्दाफाश। वो इतनी जल्दबाजी में आ गई कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने जैसे तैसे पेन उठाया, इंक में डुबोया, अपना नाम लिखा और अंगूठा ठोक दिया। जैसे ही लाल स्याही कागज से टकराई, निंग रोंग रोंग का दिमाग एकदम ठिकाने आ गया। वो कागज पे अपना नाम और लाल अंगूठा देखकर सोचने लगी, अबे मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं रास्ते के एक मामूली ज्योतिषी को अपना गुरु कैसे बना सकती हूँ? डोलो वर्ल्ड में गुरु शिष्य का रिश्ता बाप बेटे जैसा होता है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो 7 ट्रेजर पवेलियन की प्रिंसेस, पूरी कैपिटल की छोटा डॉन, सोतो शहर की सड़क पे एक एवे ही ढोंगी के झांसे में आके चेली बन गई। उसकी इज्जत का तो कबाड़ा हो जाएगा। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पीला हो गया। अबे सुन, मैं अपना फैसला वापस लेती हूँ। ये एग्रीमेंट कैंसिल। मुझे मेरा पेपर वापस दे, मैं इसे फाड़ के फेंकूंगी। मुझे 7 से 9 का तरीका भी नहीं जानना। पर उसकी बातें मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं रही थीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो दिमाग में बजने वाली ट्यून पे था। डिंग, बधाई हो, होस्ट ने निंग रोंग रोंग को सफलतापूर्वक शिष्या बना लिया है। डिंग, सिस्टम चेकिंग। गॉड बनने का पोटेंशियल नॉट 100%, टॉप टैलेंट नॉट 100%, किलर लुक्स 100% मैच। अडिंग, क्योंकि क्राइटेरिया 100% मैच नहीं हुआ, सिस्टम गारंटीड रिकमेंडेशन कोटा यूज कर रहा है। डिंग, रिवॉर्ड में बदलाव किया जा रहा है। एक्सट्रीम डोलो की पावर लॉक की जा रही है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बकवास है भाई, मेरी पावर लॉक कर दी। निंग रोंग रोंग भी तुझे कम लग रही है? आगे चल के तो वो गॉड बनने वाली है। अबे कुत्ते, सिस्टम रुक जा। पर सिस्टम कहाँ रुकने वाला था। डिंग, सीलिंग सक्सेसफुल, बधाई हो। होस्ट को 99 लेवल एक्सट्रीम डोलो पावर सेट मिला है। 1 नॉर्मल स्टेट में 90 लेवल टाइटल डोलो की पावर। 2 कस्टम स्पिरिट स्किल्स। 3 हर महीने 1 घंटे के लिए 99 लेवल एक्सट्रीम डोलो की पावर अनलॉक। मैं 2 सेकंड के लिए सन्न रह गया, फिर दिमाग की बत्ती जली। नॉर्मल टाइम पे 90 लेवल का टाइटल डोलो और हर महीने 1 घंटा 99 लेवल। अगर मैंने सही स्किल्स चुन ली, जैसे टाइम कंट्रोल वाली, तो जब अटैक करना होगा तभी 99 लेवल यूज करूंगा। एक अटैक में तो सिर्फ कुछ मिली सेकेंड लगते हैं, उस हिसाब से 1 घंटा तो हजारों अटैक्स के लिए काफी है। सीधा 1 टैप किल, समझे? ये पावर तो खत्म ही नहीं होगी। यहाँ मेरे मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे थे और वहाँ पीछे निंग रोंग रोंग 10 बार एग्रीमेंट वापस मांगने के लिए चिल्ला चुकी थी। जब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो पूरी तरह भड़क गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे ऐसे इग्नोर करने की। वो मुझे कॉलर से पकड़ने ही वाली थी कि उसकी नजर मेरे कांपते कंधों पे पड़ी। उसने साइड में आके देखा। अबे
मैं रो रहा था, आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, नजरें दूर आसमान में और चेहरे पे ऐसा दर्द जैसे खानदानी खजाना चोरी हो गया हो और बीवी किसी और के साथ भाग गई हो। उसके कदम वहीं थम गए, उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। अबे रो क्यों रहा है? उसकी टोन अपने आप सॉफ्ट हो गई। चूना तो मुझे लगा है, मैं तो रोई नहीं। तू फायदा उठा के रो क्यों रहा है भाई? मैंने धीरे से सर घुमाया, धूप में 2 आंसू चमक रहे थे। भारी आवाज में बोला, कुछ नहीं, बस याद आ गया कि मेरी बीवी घर पे प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का टाइम है और मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, बस इसीलिए दिल टूट गया। 3 सेकंड सन्नाटा रहा, फिर निंग रोंग रोंग ऐसे उछली जैसे पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया हो। अबे हट, तेरी बीवी बच्चे भी हैं? वो सर हिलाने लगी। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अगर तेरी बीवी बच्चे हैं तो मुझे फालतू में एक गुरुआइन मिल जाएगी। 2 महीने बाद एक छोटा गुरु भाई भी टपक पड़ेगा। मुझ निंग रोंग रोंग की इज्जत का क्या होगा? वो झपट के आई और मेरा कॉलर पकड़ लिया। कागज वापस दे, अभी के अभी कैंसिल कर, तुरंत। मैंने नीचे देखा, कॉलर पकड़े हुए उसके छोटे छोटे हाथों को देखा और फिर चमत्कार, चेहरे के सारे आंसू गायब, जैसे जादू हुआ हो। एक हाथ से पोंछा और आंसू का नामो निशान खत्म। 1 सेकंड पहले जो बंदा गम में डूबा था, अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक, बिल्कुल रोबोट जैसा। ना, सिर्फ 2 शब्द एकदम सूखे, बिना किसी इमोशन के, रिजेक्ट। 2 शब्द और जोड़ दिए, फिर एकदम बेजान मुंह बना के उसे देखता रहा, जैसे कोई सिर्फ सर हिलाने वाली मशीन हो। निंग रोंग रोंग के माथे की नसें फटने लगी। मैडम जी के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। अगर 7 से 9 का तरीका जानना है तो मैं अभी बता सकता हूँ। निंग रोंग रोंग की आंखों में चमक आई। 7 से 9 सुनते ही वो अटक गई, पर उसने जबरदस्ती अपनी एक्साइटमेंट को दबाया। नहीं चाहिए, मुझे एग्रीमेंट कैंसिल चाहिए। मैंने सर हिलाया ना, तुझे हाँ बोलना ही पड़ेगा। मैंने फिर सर हिलाया ना, देख मैं तुझे पीट दूंगी, समझे? मैंने फिर सर हिलाया ना, मैं अपने दादाजी और बड़े दादाजी को बुलाऊंगी, वो दोनों टाइटल डोलो हैं, एक उंगली से तुझे चींटी की तरह मसल देंगे। मैंने उसे देखा, चेहरे पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, और फिर सर हिला दिया ना। साम दाम दंड भेद सब फेल। निंग रोंग रोंग को लगा कि उसने जिंदगी में जितना गुस्सा नहीं किया उतना आज कर लिया है। प्यार से काम नहीं बना तो वो ड्रामे पे उतर आई। ऊहा करके वो जमीन पे बैठ गई, सफेद फ्रॉक फैल गई, दोनों हाथों से मुंह ढक लिया और कंधे मटका मटका के रोने लगी। तू मुझे परेशान कर रहा है, मैं अकेले इतनी दूर घर से भाग के आई, किसी को जानती नहीं, और पहले ही दिन तूने मुझे चूना लगा दिया। घर जाऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सच्ची मुच्ची का रोना, आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई भी देखता तो तरस खा जाता। अगर इस बात को इग्नोर कर दें कि वो उंगलियों के गैप से बार बार ऊपर झांक के देख रही थी, पर जब उसने चौथी बार उंगलियों के बीच से झांका तो सन्नाटा था। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप उसका रोना देख रहा था, अबे वहां कोई था ही नहीं। उसने एक आंख खोल के देखा, मेरी दुकान खाली थी। मैं बोर्ड बगल में दबाए दबे पांव गली के कोने की तरफ खिसक रहा था, एकदम दबे पांव बिल्ली की तरह। निंग रोंग रोंग 0.3 सेकंड के लिए शॉक में जम गई, फिर आंखें फटी की फटी रह गईं। दुनिया में इतना बेशर्म बंदा भी हो सकता है? वो यहाँ रोने की एक्टिंग कर रही है और मैं रफू चक्कर हो रहा हूँ। तू रुक वहीं। वो जमीन से स्प्रिंग की तरह उछली, 2 कदम में भाग के आई और दोनों हाथों से मेरी शर्ट का पीछे का हिस्सा दबोच लिया। भागने नहीं दूंगी, एग्रीमेंट कैंसिल कर। मैं खिंच के रुक गया, एक ठंडी सांस भरी। मैडम जी, तू सीधा मान लेना कि एग्रीमेंट है ही नहीं। मैं तेरी आजादी थोड़ी छीन रहा हूँ। तू कॉलेज जा, शॉपिंग कर, ऐश कर, मुझे हवा समझ के भूल जाना ना। अबे वो कागज मैंने खुद हाथ से लिखा था, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, बस एक रद्दी का टुकड़ा है ना। अगर तेरा मन नहीं है तो मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तू मेरी चेली है, ना ही तेरे सामने आऊंगा ना। वो 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मुझे अचानक लगा कि ये सीन जाना पहचाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैं सर हिला हिला के ना बोल रहा था। कर्मों का फल कितनी जल्दी मिलता है भाई। मैंने आसपास देखा, पता नहीं कब आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, सब उंगली दिखा दिखा के फुसफुसा रहे थे। अबे देख, वो लड़की रो रही है, इस लौंडे ने छेड़ा क्या उसे? अरे नहीं, गुरु शिष्य वाले एग्रीमेंट का कोई चक्कर लग रहा है। बेचारी लड़की कितनी मासूम लग रही है। मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया। मैंने दबी आवाज में कहा, मैडम जी जरा आसपास देखो। उसकी नजर चारों तरफ घूमी और उसका गोरा चेहरा सेकेंडों में शर्म से लाल हो गया। भरी महफिल में जमीन पे बैठ के रोना, लौंडे का कॉलर पकड़ना, चीख चीख के एग्रीमेंट कैंसिल करने को बोलना, सब लोगों ने लाइव देख लिया था। देख, तुझे मेरा चेला नहीं बनना, मत बन, या 7 से 9 का तरीका सुनना है तो सुन, पर पहले यहाँ से किसी सन्नाटे वाली जगह चल, वरना यहीं सड़क पे तमाशा बनता रहेगा। वो 5 सेकंड तक मन ही मन जूझी, फिर हाथ छोड़ा और दांत पीस के बोली, चल। फिर मुझे घूर के धमकी दी, अगर तूने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की सोची तो पछताएगा, बता रही हूँ। मैं हंस पड़ा, रिलैक्स मैडम, तू मेरी टाइप नहीं है, चल मेरे पीछे। वो मुंह बना के मेरे पीछे होली, पर पूरे 5-6 मीटर का गैप बना के रखी थी, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो घर वालों से मुंह फुला के पीछे पीछे चलता है। मैं उसे सोतो शहर की तंग गलियों में घुमाता रहा। रास्ता जितना आगे बढ़ता उतना ही सुनसान और टूटा फूटा होता चला गया। वो पीछे नाक बंद करके चिल्लाई, अबे तू किस भूतहा जगह पे रहता है बे? मैंने बिना पीछे मुड़े कहा, बस आ गया, 7-8 मोड़ और हैं। वो रास्ते के पत्थर से टकराते टकराते बची, पर उसे क्या पता, इस वक्त मेरा पूरा ध्यान दिमाग में खुले सिस्टम पैनल पे था। टाइम कम था, मुझे कमरे पे पहुंचने से पहले पहले पावर अपने हाथ में चाहिए थी। क्या पता छुप के उसके बॉडीगार्ड्स घूम रहे हो, अगर पावर नहीं हुई तो हाथ तक नहीं उठा पाऊंगा। और वैसे भी
इतनी देर से जो हवा में बत्ती बना रहा हूँ बिना कोई असली चीज दिखाए ये मानने वाली नहीं थी। मैंने दिमाग में क्लिक किया और इन्वेंट्री में चमकते हुए आइकॉन पे टैप किया। 99 लेवल एक्सट्रीम डोलो पावर सेट क्लेम। कृपया अपनी स्पिरिट स्किल्स को कस्टम डिजाइन करें, उसके बाद पावर ट्रांसफर शुरू होगा। मैंने पूछा, कुछ भी डिजाइन कर सकता हूँ? हाँ, कोई भी एबिलिटी, एनीमे की स्किल्स या खुद का बनाया हुआ सिस्टम, सब चलेगा। मैंने फिर पूछा, आगे चल के और पावर्स मिलेंगी? हाँ, आगे जितने तगड़े चेले बनाएगा उतने ही कड़क रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दिल खुश हो गया भाई। मतलब सिस्टम वन टाइम नहीं है। चेला जितना भौकाली होगा मैं उतना ही महाशक्तिशाली बनूंगा। तो फिर क्या चुनूं? 8 पारसी गॉड्स, 8 महाविद्याएं या 12 तावीज? तावीजों में शो ऑफ ज्यादा है, पर 8 महाविद्याओं का लॉजिक और पावर लेवल एकदम खूंखार है। एक से स्पिरिट कंट्रोल होगी, दूसरे से आत्मा, तीसरे से बॉडी और अमरता, चौथे से अटैक, पांचवें से वेपन मेकिंग, छठे से लाइफ डेथ, सातवें से ट्रैप्स और आठवें से टाइम स्पेस। अटैक, सपोर्ट, लाइफ, सर्वाइवल, सब एकदम 360 डिग्री कवर। ऊपर से ये विद्याएं चेले को भी सिखाई जा सकती हैं। कल को चेले को एक भी विद्या सिखा दी तो बड़े बड़े टाइटल डोलो पानी भरेंगे। तावीज बाद के चेलों के लिए बचा के रखते हैं। अभी 8 महाविद्याएं ही सेट करते हैं। पहली स्किल जिहाओ एनर्जी सोर्स, दूसरी आत्मा नियंत्रण, तीसरी अमर शरीर, चौथी हेवनली स्ट्राइक। 10 सेकंड में पावर ट्रांसफर पूरा। गली वही टूटी फूटी थी। निंग रोंगरोंग के कदमों की आवाज अभी भी 5 मीटर पीछे आ रही थी, पर जब मैंने आंखें खोली तो मुझे पता था मैं बदल चुका हूँ। शरीर के अंदर 9 स्पिरिट्स एकदम शांत बैठे थे। दूसरे वर्ल्ड के 8 चमत्कार मेरी मुट्ठी में थे। और सबसे मेन बात, हर महीने का वो 1 घंटा 99 लेवल टाइम स्पेस और ट्रैप वाली विद्या से मैं उस 1 घंटे को मिली सेकेंड के हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। नॉर्मल टाइम पे 90 लेवल का टाइटल डोलो और जहां जरूरत पड़ी वहां कुछ मिली सेकेंड के लिए 99 लेवल का धमाका। 1 घंटा तो हजारों लाखों बार अटैक करने के लिए काफी है भाई। पावर कभी खत्म ही नहीं होगी। मेरे चेहरे पे अपने आप एक विकेट स्माइल आ गई। चाल में थोड़ा स्वैग आ गया। अबे, निंग रोंगरोंग पीछे से चिल्लाई, ऐसे मटक के क्यों चल रहा है? सीधे चलना नहीं आता क्या? वो पीछे से मुंह बना रही थी। मुझे तो पहले ही पता था तू ढोंगी है। अगर सच में कोई तोप होता तो ऐसी घटिया जगह पे रहता क्या? यहाँ तो चूहे भी आने से शर्मा जाएं। मैंने अनसुना कर दिया। अब अपन 90 लेवल के टाइटल डोलो हैं भाई। स्टेटस बढ़ गया है, बच्चों के मुंह नहीं लगते। उसने फिर पूछा, अबे ढोंगी, उम्र क्या है तेरी? 18। वो थोड़ी ठटकी। 18 की उम्र में बीवी बच्चे भी हो गए? इतने बेताब थे क्या तुम लोग? सच में ठरकी और आवारा बंदा है। मैंने अपने कदम रोके, मुड़ा और अपना दाहिना हाथ उठा के बिल्ली के पंजे जैसा शेप बनाया। उंगलियां थोड़ी मोड़ी और उसकी तरफ हिला दिया। वो जो बीवी बच्चे वाली बात बोली थी ना, वो जस्ट एक मजाक था। दिल पे मत लेफ्टिनेंट। वो उस बिल्ली वाले पंजे को देखती रही, फिर मेरे सीरियस चेहरे को देखा। 2 सेकंड के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। इम्प्रेस होने की वजह से नहीं, बल्कि शौक की वजह से। एक 18 साल का हट्टा कट्टा लौंडा उसके सामने बच्चों जैसी क्यूट हरकत करके बोल रहा है। मैं तो मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पे बर्फ जम गई। तू बोल रहा है मजाक था, तो मैं कैसे मान लूं? मुझे तो लगता है तूने देखा कि मैं तेरी चेली नहीं बन रही, तो बात पलटने के लिए झूठ बोल रहा है ताकि मैं तेरी बातों में आ जाऊं। मैं हंस दिया। कोई सफाई नहीं दी। माने या न माने, वैसे भी कौन सा ये सच में मेरी चेली बनने आई थी। 1 मिनट और चलने के बाद आ गया एक पुरानी 1 मंजिला लकड़ी की झुग्गी। दरवाजे की दरार इतनी चौड़ी कि 3 उंगलियां अंदर चली जाएं। खिड़की का शीशा ऐसे टूटा था जैसे किसी ने पत्थर मारा हो और बरसों से ठीक न कराया हो। पूरी झोपड़ी ऐसी लग रही थी जैसे अभी गिर जाएगी। मैंने दरवाजा धकेला। आ जाओ, बैठो, चाय पिलाता हूँ। निंग रोंगरोंग दरवाजे पे ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका मुंह कचरे के डिब्बे में डाल दिया हो। तू यहाँ रहता है? वो नाक बंद करके पंजे के बल अंदर आई, जैसे जमीन पे माइंस बिछी हों। अंदर आते ही सबसे पहले उसने हवा सूंघी। कोई अजीब सी बदबू नहीं थी। अकेले लौंडों के कमरे वाली गंध भी नहीं थी। भले ही झोपड़ी पुरानी थी, पर एकदम साफ सुथरी थी। उसने अपने रईसों वाले एटीट्यूड में कमेंट किया, चलो ये एक बात ठीक है, कम से कम कैपिटल के उन लड़कों की तरह सुअर का बाड़ा नहीं बना रखा। कमरे में सिर्फ एक खटिया थी, एक मेज जिसके टूटे पैर के नीचे पत्थर लगा था, 2 लकड़ी के स्टूल और कोने में मेरी गठरी और वही सटीक भविष्यवाणी वाला बोर्ड पड़ा था। गरीबी चरम सीमा पे थी। उसने थोड़ा साफ स्टूल चुना, अपनी आस्तीन से 7-8 बार पोंछा, तब जाके बैठी। बम्पर का सिर्फ एक मार्च हिस्सा स्टूल पे रखा और कमर एकदम सीधी रखी, जैसे 7 ट्रेजर पवेलियन के शाही सिंहासन पे बैठी हो। मैं एक कोने से टूटा हुआ मिट्टी का कुल्हड़ उठा लाया। उसमें नॉर्मल पानी था। उसने टूटे हुए किनारे को देखा और हाथ से धकेल दिया। नहीं पीना, सीधे पॉइंट पे आ। ढोंगी, टाइम वेस्ट मत कर, एग्रीमेंट कैंसिल कर। मैंने खुद ही कुल्हड़ से एक घूंट भरा और स्माइल करते हुए उसे देखा। इतनी जल्दी क्या है मैडम? एग्रीमेंट तो साइन हो ही चुका है, अभी कैंसिल करो या थोड़ी देर बाद, बात तो एक ही है। क्या निंग मैडम सच में वो तरीका नहीं सुनना चाहती जो मैंने अपनी विद्या से निकाला है? 7 से 9 बनने का राज, या फिर मेरा चेला बनने का क्या क्या फायदा है, वो नहीं देखना चाहती? बस सुन तो ले, सुनने में क्या जा रहा है? सुनने के बाद डिसाइड कर लेना कि एग्रीमेंट कैंसिल करना है या नहीं। निंग रोंगरोंग तंज कसते हुए हंस पड़ी। अच्छा तो बता, तेरी औकात भी नहीं है लिखने की? 7 ट्रेजर पगोडा वाले 1000 साल से लगे हुए हैं। कितनी पीढ़ियां निकल गईं पर कोई नहीं कर पाया, और तू रास्ते का एक ज्योतिषी होकर दावा ठोक रहा है उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ा। तेरी क्या पावर है बे?
ऐसा तो नहीं कि तू कोई टाइटल डुलुओ निकला? उसने इस टूटी फूटी झोपड़ी पे एक नजर घुमाई। ये मैडम तुझे ऐसी जगह पे देख के बता सकती है, तू तो शायद स्पिरिट मास्टर भी नहीं है। उसने हाथ हिलाया एकदम एहसान जताने वाली टोन में। चल छोड़, देख के लगता है तू बंदा बुरा नहीं है। वो कागज निकाल और मेरे सामने फाड़ दे। मैं कोई पंगा नहीं करूंगी, मान लेंगे कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी कर, मुझे श्रेक में एडमिशन के लिए भी निकलना है। मैंने उसकी उस एटीट्यूड से भरी शक्ल को देखा। गुस्सा तो आया नहीं, बल्कि हंसी आ गई। फिर मैंने कुल्हड़ नीचे रखा, थोड़ा आगे झुका और सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के एक एक शब्द बोला, और अगर मैं सच में टाइटल डुलुओ निकला तो? इस नखरीली प्रिंसेस को चेला बना के मैंने सिस्टम की शर्त तो पूरी कर दी थी, पर मुझे पता था कि ये इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। और अगर मैं सच में टाइटल डुलुओ निकला तो? मैंने निंग रोंगरोंग को देखा। वो एक सेकंड के लिए सन्न रह गई, फिर ऐसे हंसी की पेट पकड़ लिया। तू अभी 18 साल का है? 18 साल का टाइटल डुलुओ? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे कम उम्र का स्पिरिट सेज भी 18 का नहीं है, और तू मुझसे टाइटल डुलुओ की डिंग हाँक रहा है? मैंने हाथ उठा के आंखें पोंछी और विक्टिम कार्ड खेलने लगा। निंग रोंगरोंग एकदम सीरियस हो गई। ड्रामा बंद कर, मेरी शक्ल से एक सेकंड में सारे भाव गायब। चल ठीक है मैडम जी, जरा रुक, देख तो ले तेरा ये गुरु तुझे क्या क्या सिखा सकता है। शायद देखने के बाद तेरा मूड बदल जाए। निंग रोंगरोंग ने तंज कसा। स्वॉर्ड डुलुओ और बोन डुलुओ, दोनों टाइटल डुलुओ मेरे अपने सगे दादाजी हैं। तेरे टैलेंट उनके सामने टिक पाएंगे? मैंने बहस नहीं की, बस अपना दायां हाथ उठाया और उसके सर पे 2 बार चुटकी बजाई। निंग रोंगरोंग चौंक गई। उसके सामने से मैं गायब हो चुका था, एकदम हवा में गायब। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सर के ऊपर एकदम हल्की सी चीज आके बैठी और चिड़िया की आवाज आई। अंगूठे जितने साइज की एक छोटी सी चिड़िया उसके बालों पे बैठी थी और अपनी छोटी काली आंखों से उसे देख रही थी। कैसी लगी चिड़िया? बता मैडम, तेरे गुरु की ये स्किल कैसी है? निंग रोंगरोंग की आंखें चमक उठी, डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। उसने झट से चिड़िया को हथेली में पकड़ा और आंखें बड़ी करके देखने लगी। सच में चिड़िया थी। पंख, पंजे, बॉडी टेम्परेचर सब असली, यहाँ तक कि पेट भी एकदम सॉफ्ट था। पर मैंने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। अगले ही सेकंड वो सीधी साधी चिड़िया अचानक फैलने लगी। पंख गायब हो गए और उनकी जगह ठंडे चमकदार स्केल्स आ गए। उसकी हथेली से एक त्रिकोण आकार का सर ऊपर उठा। एक अजगर जितना मोटा सांप उसकी हथेली में था। सांप की जीभ उसकी नाक के ठीक सामने लपलपाई। निंग रोंगरोंग चीखती हुई सांप को दूर फेंक के पीछे हटी। तभी उसकी नजर रसोई वाले चाकू पे पड़ी। उसने भाग के चाकू उठाया और मुड़ गई। 12 साल की बच्ची जंग लगा, चाकू हाथ में लिए बड़े सांप के सामने खड़ी थी, पर आंखों में रत्ती भर डर नहीं था। एक कदम और आगे बढ़ाया तो काट डालूंगी। सांप की आंखों ने उसकी आंखों में देखा। मैंने मन ही मन ठंडी सांस भरी। चलो छोड़ो, जूप, और सांप बन गया खरगोश। एक ग्रे कलर का खरगोश उछल के टेबल पे बैठ गया। पिछली टांगें एक दूसरे पे चढ़ा के स्वैग में बैठा था और अगले पंजे सर के पीछे थे। प्यारी चेली, बता तेरे गुरु की ये स्किल कैसी लगी? निंग रोंगरोंग का हाथ कांप रहा था। गुस्से के मारे धप उसने चाकू टेबल पे दे मारा। तेरी ये स्किल बस थोड़ी अजीब है। चिड़िया, सांप और खरगोश बनने से क्या होता है? मदारी का खेल दिखा रहा है क्या? मैं खड़ा हो गया, वापस इंसानी रूप में, कपड़े और बाल एकदम टकाटक, दोनों हाथ फैलाए, हथेलियां ऊपर। निंग रोंगरोंग ने देखा तो होश उड़ गए। बाईं हथेली पे आग की लपटें नाच रही थीं। आग बुझी तो पानी की बूंद आ गई। पानी बिखरा तो बर्फ बन गया। बर्फ पिघली तो मिट्टी बन गई, और मिट्टी गायब होते ही नीले सफेद करंट की चिंगारियां उंगलियों पे फटने लगीं। दाहिने हाथ पे भी वही, हवा का चक्रवात, सफेद रोशनी का गोला, और लास्ट में एक काली डार्क रिंग जो पूरी लाइट को सोख रही थी। 10 सेकंड के अंदर 8 एलिमेंट्स, आग, पानी, बर्फ, मिट्टी, बिजली, हवा, रोशनी और अंधेरा मेरी हथेलियों पे एक एक करके नाच गए। इस स्किल का नाम है कीमेन 8 महाविद्याएं। मैंने हाथ वापस खींच लिए। सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं अपने पैरों के नीचे एक जोन सेट कर सकता हूं। उस जोन में हर चीज मेरे इशारों पे चलती है। एलिमेंट्स, टाइम की स्पीड, स्पेस और चीजों का रूप। चिड़िया, सांप या खरगोश बनना तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर तक बदल सकता हूँ। निंग रोंगरोंग के चेहरे पे साफ लिखा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा। मैं हंस पड़ा और पूरा का पूरा आग के पुतले में बदल गया। उसकी गर्मी से वो पीछे हट गई। आग बुझी तो मैं पानी का पुतला बन गया। पानी नीचे गिरा और अगले ही सेकंड में एक बड़ा सा गधा बन गया। फिर गधे ने मुंह खोला और एक हवा का ब्लेड सीधा छत को चीरता हुआ ऊपर निकल गया। कड़ाक, लकड़ी के टुकड़े गिरे और छत के छेद से धूप की एक किरण सीधे अंदर आई। मैं वापस अपने असली रूप में आ गया, एकदम शांत। निंग रोंगरोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। एक ही स्पिरिट स्किल में इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? मैंने सर हिलाया। हाँ, एक ही स्किल में। मुझे लगा अब लोहा गर्म है तो टोन बदल दी। खैर, ये स्किल कितनी भी खतरनाक हो, तुझसे इसका क्या लेना देना? मेरी ये विद्या तो बहुत खास है मैडम जी, तू तो इसे यूज कर ही नहीं सकती। इसे तो बस मदारी का खेल समझ के भूल जा। मैंने ठंडी सांस भरी। निंग रोंगरोंग मुझे घूरने लगी। वो मेरा पैंतरा समझ चुकी थी कि मैं जानबूझ के सस्पेंस बना रहा हूँ। तू सीधा सीधा बोलना क्या चाहता है? उसने हाथ बांध लिए। मैंने उसकी आंखों में देखकर आज की सबसे बड़ी बात बोली। ये स्किल एक गुरु होने के नाते मैं तुझे सिखा सकता हूँ। हवा में सन्नाटा छा गया। निंग रोंगरोंग का दिमाग 3 सेकंड के लिए हैंग हो गया। सिखा सकता हूँ? डोलो कॉन्टिनेंट में हजारों सालों से ये रूल था कि स्पिरिट स्किल तो स्पिरिट रिंग से मिलती है,
उसे किसी और को ट्रांसफर या कॉपी नहीं किया जा सकता। पर उसके दिमाग में एक बात आई, सेल्फ क्रिएटेड स्किल। थ्योरी के हिसाब से उसे सिखाया जा सकता था, सेल्फ क्रिएटेड स्किल उसके मुंह से अचानक निकल गया। वो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाई। मैंने सर हिलाया ना, ये कोई खुद की बनाई स्किल नहीं है, ये मेरी असली स्पिरिट रिंग की स्किल है। तो फिर सिखा कैसे सकता है? क्योंकि इस विद्या का सीक्रेट है बदलाव को समझना। ये कोई फिक्स मूव नहीं है, ये एक टेक्निक है, और टेक्निक तो सिखाई जा सकती है। अगर तूने ये लॉजिक सीख लिया तो अपनी खुद की स्पिरिट पावर से भी वो सब कर पाएगी जो मैंने किया। मैंने अचानक अपना सर थोड़ा तिरछा किया। वैसे निंग मैडम, तू तो हमेशा से अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर बनना चाहती थी ना? निंग रोंगरोंग की सांसें थम गईं। आग, बिजली, हवा के ब्लेड, बॉडी चेंज। अगर तू ये सब सीख गई तो क्या तू सिर्फ एक सपोर्ट टाइप रह जाएगी? अबे तू तो मेन अटैकर से भी ज्यादा तबाही मचाएगी। मैंने हाथ नीचे कर लिए। या फिर तुझे ये पसंद नहीं आया? निंग रोंगरोंग के होंठ कांपे, सांसें तेज हो गईं। जो सपना 6 साल की उम्र से उसके दिल की गहराइयों में दबा हुआ था, उसे किसी ने खींच के बाहर निकाल दिया था। वो अटैक टाइप बनना चाहती थी, बचपन से चाहती थी। जिस दिन उसका 7 ट्रेजर पगोड़ा जागा था, पूरा सेक्ट जश्न मना रहा था। पर 6 साल की निंग रोंगरोंग बस यही सोच रही थी कि वो टावर कितना सुंदर है। काश वो उससे दुश्मनों को पीट पाती। सुंदर दिखना उसे नहीं चाहिए था, उसे तो बंदे कूटने वाली ताकत चाहिए थी, जो आग फेंक सके, बिजली गिरा सके, एक घूंसे में गुंडों को हवा में उड़ा सके, न कि पीछे खड़े होकर दूसरों को बूस्ट देना। निंग रोंगरोंग मेरे चेहरे को टकटकी लगाए घूर रही थी। उसके मन में भयंकर महाभारत चल रही थी। लॉजिक कह रहा था कि ये बंदा ढोंगी है, पर वो आग, पानी, बिजली और हवा के ब्लेड एकदम असली थे। छत का वो छेद असली था। वो चिड़िया जिसे उसने खुद अपने हाथों से छुआ था, वो असली थी। उसे समझ आया कि वो ना नहीं बोल पा रही है। मैंने भी एक शब्द नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। न कोई प्रेशर, न कोई लालच, न कोई चिकनी चुपड़ी बातें। यही एटीट्यूड सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हुआ। अगर मैं एक शब्द भी ज्यादा बोलता तो वो रिएक्ट करके मना कर देती, पर मैंने चुप रहकर सारा डिसीजन उसी पे छोड़ दिया। अब वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकती थी। निंग रोंगरोंग ने अपनी फ्रॉक कस के भींची। 5 सेकंड बाद एकदम धीमी आवाज में बोली, जैसे खुद से बात कर रही हो, तू सच में सिखा सकता है? मैंने पहले हाँ में सर हिलाया, फिर ना में। सामने वाली की बत्ती गुल। निंग रोंगरोंग के माथे पे तुरंत बल पड़ गए। अबे क्या सीन है? सिखा सकता है तो हाँ बोल, नहीं सिखा सकता तो ना बोल। ये सर हिला के फिर मना करने का क्या नाटक है? उसकी उंगली लगभग मेरी छाती से छू रही थी। मैंने एकदम आराम से कहा, मैंने ना तो हाँ बोला ना। अभी जो कीमन दिखाया वो तो उन 8 महाविद्याओं में से सिर्फ एक थी जो मैं तुझे सिखा सकता हूँ। मेरे पास ऐसी 7 और विद्याएं हैं, और हर एक कीमन से बढ़कर है। क्या मैडम जी बाकी की 7 देखे बिना ही डिसीजन लेना चाहती हैं? निंग रोंगरोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। 8 पर मुंह से फिर भी एटीट्यूड झाड़ा। एक कीमन तो संभाल ली मैंने, बाकी 7 भी इसके जैसी होंगी? मुझे तो भरोसा नहीं होता। मैंने अपना दायां हाथ उठाया, इंडेक्स फिंगर से हवा में एक लाइन खींची। उंगली के पीछे सोने जैसी चमकदार लकीर बन गई। मैंने उंगली हिला के उसकी तरफ इशारा किया। जूप! जमीन से पीले रंग की मिट्टी का एक कड़ा घेरा निकला और उसे अंदर लॉक कर दिया। उसने धकेल के देखा, एकदम लोहे जैसा कड़ा। 3 सेकंड में वो गायब हो गया। फिर मैंने नीले रंग का एक सिंबल हवा में बनाया। उसके सर के 3 फीट ऊपर एक काला बादल आ गया और छम छम बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश सिर्फ उसी के ऊपर। निंग रोंगरोंग चीख उठी। वो बादल उसके पीछे पीछे घूम रहा था। 3 सेकंड में वो सर से लेकर पैर तक पूरी भीग गई, एकदम भीगी हुई बिल्ली जैसी लग रही थी। मैंने फिर उंगली घुमाई, एक लाल रंग की वेव निकली और उसके भीगे बाल और कपड़े 2 सेकंड में एकदम सूख गए। मैंने एक के बाद एक सिंबल बनाए, दिमाग शांत करने वाला, धूल उड़ाने वाला, स्पिरिट पावर बढ़ाने वाला। फिर हाथ समेट के स्माइल करते हुए उसे देखा। निंग रोंगरोंग की आंखों में गजब की चमक आ गई। अबे ये कौन सी स्किल है? क्या तू ये भी सिखा सकता है? मैं हंस पड़ा। इसे कहते हैं टंग टियनलू दिव्य मंत्र। प्यारी चेली, बिल्कुल सिखा सकता हूँ। न सिखाना होता तो तुझे शो ऑफ क्यों करता? मजे लेने के लिए। बस तू अपनी जुबान से मुकरने का नाटक मत कर। तेरा ये गुरु अपनी पूरी विद्या तुझे सौंप देगा, एक भी रात छुपा के नहीं रखेगा। निंग रोंगरोंग की आंखों में साफ साफ लालच दिख रहा था, पर वो हाँ शब्द मुंह से निकल ही नहीं रहा था। अभी 2 मिनट पहले बोला था कि मर जाऊंगी पर तेरी चेली नहीं बनूंगी, अब तुरंत हाँ बोल दे तो इज्जत का क्या होगा? मैंने उसका लाल पीला चेहरा देखा और जलती पे घी नहीं डाला। चल बाकी स्किल्स भी देख ले। निंग रोंगरोंग को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। हम्फ, दिखाना है तो दिखा दे। पर उसके कानों की लाली अभी तक गायब नहीं हुई थी। मैंने पास पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, टेबल पे रखा और दोनों हाथ उस पे रख दिए। 10 सेकंड बाद टेबल पे लकड़ी का एक गेंडा बन के तैयार था, हथेली के साइज का, एकदम शार्प और डिटेलिंग ऐसी कि पूछो मत। और चमत्कार, वो लकड़ी का गेंडा चलने लगा, आगे के पैर उठा के टेबल पे भागने लगा और कोने पे पहुंच के मुड़ भी गया। मैंने लकड़ी के कुछ और टुकड़े उठाए और घिसे। एक लकड़ी का बाज हवा में उड़ने लगा। लकड़ी का घोड़ा एक छोटे लकड़ी के पुतले को पीठ पे बैठा के दौड़ने लगा। पूरा कमरा खिलौनों से भर गया। इसे कहते हैं शेंजी बेलियन परम निर्माण विद्या।
बेजान चीजों में जान फूंकना। फिर मैंने एक चाकू निकाला और अपनी हथेली के पीछे एक कट मार लिया। खून छलक आया। मैंने दाहिना हाथ ऊपर रखा, 2 सेकंड बाद हाथ हटाया। हथेली एकदम साफ, खून का एक दाग तक नहीं था। इसे कहते हैं श्वांगक्वान शू, अमर हाथ। जिंदा को लाइफ दे दे और मरे हुए को खड़ा कर दे। निंग रोंगरोंग ने थूक गटका। मैं अपनी कुर्सी पे टेक लगा के बैठ गया और बाकी के बोल के बता देता हूँ। जिहाओ ऊर्जा का महास्रोत। इसे सीखने के बाद तेरी बॉडी अपने आप आसपास की एनर्जी सोख के स्पिरिट पावर में बदल देगी। तुझे कभी पावर की कमी नहीं होगी। चाहे कितनी भी लंबी फाइट हो, तेरी बैटरी हमेशा 100% रहेगी। निंग रोंगरोंग की सांसें तेज हो गईं। सपोर्ट टाइप स्पिरिट मास्टर की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही होती है कि उनकी पावर जल्दी खत्म हो जाती है। अगला है जुलिंग चियनजंग, आत्मा वशीकरण। किसी स्पिरिट बीस्ट को मारने के बाद तू उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना सकती है। पहला फायदा, उसकी पावर सोख ले। दूसरा फायदा, उसे भूत बना के अपने बॉडीगार्ड की तरह लड़ा। और सबसे कड़क बात, स्पिरिट रिंग लेते वक्त जो बैकफायर का खतरा होता है वो 0 हो जाएगा। तू किसी भी लेवल का स्पिरिट रिंग एकदम मक्खन की तरह सोख पाएगी। निंग रोंगरोंग के होंठ कांपने लगे। परफेक्ट स्पिरिट रिंग सोखना, कितने ही टैलेंटेड लोग इसी चक्कर में निपट जाते हैं। अगर वो बिना किसी रिस्क के कोई भी स्पिरिट रिंग ले सकती है तो फ्यूचर में उसका पावर लेवल आसमान छू जाएगा। निंग रोंगरोंग का चेहरा गर्दन तक लाल हो गया, एक्साइटमेंट के मारे लाल। वो आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि मैंने हाथ समेट लिए। बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, बाकी की बातें बाद में। निंग रोंगरोंग का दिल नहीं माना। अबे रुक, ऐसा तो नहीं कि तेरे पास बस यही 4-5 स्किल्स थी? मैं बस मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं दिया। टेढ़ा होकर उसे देखने लगा। तो निंग रोंगरोंग जी, अभी भी मुझे अपना गुरु मानने से इनकार है? कमरे में सन्नाटा छा गया। 6 महाविद्याएं और हर एक ऐसी जो आज तक किसी ने सुनी न देखी। इसका सीधा मतलब था कि सामने वाला बंदा कम से कम 6 रिंग वाला स्पिरिट एम्परर तो है ही, वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। अब मना करना तो महाबेवकूफी होती, पर इतनी जल्दी हाँ बोल के अपना एटीट्यूड कैसे गिराए? ये मैडम। उसने 3 बार शुरुआत की पर सेंटेंस पूरा नहीं कर पाई। चेहरा इतना लाल कि खून टपक पड़े। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। 10 सेकंड बाद निंग रोंगरोंग ने एक गहरी सांस ली। ये मैडम तैयार है। आवाज एकदम मक्खी जितनी धीमी थी, पर जो बोला है वो सब सच होना चाहिए, वरना सोच लेना। मेरी आंखें खुशी से छोटी हो गईं। 100% ओरिजिनल माल है मैडम। वो झपट के मेरे पास आई और मेरी बांह पे थपकी मारी। जल्दी सिखा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके सर पे हाथ फेर दिया। बालों से लेकर पीछे तक हाथ फिराने में बड़ा मजा आया। निंग रोंगरोंग 1 सेकंड के लिए जम गई, पर घूंट पी के रह गई। गुरुजी जल्दी बताओ, कौन सी स्किल से स्टार्ट करें? मैंने 3 सेकंड तक मजे लिए, फिर हाथ वापस खींचा। सब सिखा दूंगा, एक भी नहीं छूटेगा। लेकिन प्यारी चेली, क्या तू एक बात भूल रही है? मैंने तुझसे एक वादा किया था, 7 ट्रेजर पगोडा को 9 ट्रेजर पगोडा में बदलने का तरीका बताने का। निंग रोंगरोंग का एक्सप्रेशन बदल गया। अबे तू सच में वो बकवास करने वाला है क्या? रहने दे भाई, तू बस वो पुरानी वाली 2 स्किल्स सिखा दे, मैं तुझे गुरु मान लूंगी। ये फालतू की मनगढ़ंत बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सर का पिछला हिस्सा खुजलाया। थोड़ी देर बाद ठंडी सांस भरी। चल ठीक है, पर तू माने या न माने, जब मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर। अब भरोसा करना न करना तेरी मर्जी। निंग रोंगरोंग के चेहरे पे बेबसी और चिढ़ के भाव आ गए, पर जैसे ही उसने सोचा कि ये स्किल्स सीखने के बाद वो कैसे सबका कबाड़ा करेगी, उसके होंठों पे स्माइल आ गई। मैंने उसे घूर के देखा तो उसने तुरंत अपना चेहरा सीरियस बना लिया। तो कर अपनी भविष्यवाणी, ये मैडम जैसे तैसे सुन लेगी। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। स्टूल खींच के रखा। बैठ। दोनों आमने सामने बैठ गए। मैंने आंखें बंद की, उंगलियां जोड़ी, सांसें लंबी की और गहरी नींद जैसी स्टेट में चला गया। फिर मैंने आंखें खोली। मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा, एक स्पिरिट स्मूथिंग सिंबल बनाया और सीधा उसकी भौहों के बीच ठोक दिया। फिर लकड़ी का एक टुकड़ा उठा के एक छड़ी बनाई और उस छड़ी से बिना झिझक के सीधा उसके सर पे दे मारा। हप्पा! निंग रोंगरोंग झटके से चौंक के जागी। आंखों में अभी भी पानी भरा था, एकदम आधी नींद आधी होश वाली स्टेट में। कौन? क्या हुआ? मैंने मुंह खोला। 7 ट्रेजर पगोडा को 9 ट्रेजर पगोडा में बदलने का तरीका। मैं बिना रुके एकदम मेन्यू कार्ड की तरह लिस्ट पढ़ने लगा। इमॉर्टल ऑर्किड नाम की डिवाइन जड़ी बूटी ढूंढ और गटक जा, वो सीधा तेरी बॉडी का टैलेंट बढ़ा देगी और 7 ट्रेजर पगोडा को 9 ट्रेजर पगोडा में इवॉल्व कर देगी। बात खत्म। मैं खड़ा हुआ, अपनी ड्रेस झाड़ी और एक लंबी उबासी ली। चल भाई, जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब उन पावर्स में से कोई एक चुन ले जो मुझे सिखानी है और जाके अपनी श्रेक एकेडमी में एडमिशन का फॉर्म भर। तेरे गुरुजी को अब सोना है। मैं सीधा बेड की तरफ बढ़ गया, साइड ली और उस टूटी फूटी लकड़ी की खटिया पे ढह गया। पीठ सीधी निंग रोंगरोंग की तरफ। निंग रोंगरोंग मेरे पीछे घूरती रही, मुंह में बड़बड़ाते हुए, इमॉर्टल ऑर्किड, डिवाइन जड़ी बूटी। और तभी दूसरा धमाका उसके दिमाग में हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो स्टूल से सीधा स्प्रिंग की तरह उछली, 3 कदम में बेड के पास आई और दोनों हाथ कमर पे रख के चिल्लाई, अबे खुद चुन ले का क्या मतलब है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैं बेड पे पड़ा रहा, मुड़ के देखा तक नहीं। वही जो बोला, अपनी मर्जी से एक चुन ले, वो सिखा दूंगा। निंग रोंगरोंग की आवाज सीधा हाई पिच पे चली गई।
अबे तूने तो बोला था तू सब सिखाएगा, एक ही बहुत है तेरे सीखने के लिए। मेरी ये पावर्स बहुत खतरनाक हैं, तू एक भी परफेक्ट सीख गई तो बड़ी बात होगी। ज्यादा लालच मत कर, जल्दी चुन। गुरुजी को नींद आ रही है। निंग रोंगरोंग बेड के पास खड़ी थी, उसकी छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी। तू ऐसा कैसे कर सकता है बे, महा झूठा, तूने मुझसे वादा किया था। अब वो एक्शन में आ गई। उसने झपट के मेरा कंधा पकड़ा और जोर जोर से हिलाने लगी। मुझे टंगटियनलू भी चाहिए, मुझे कीमेन भी चाहिए। मैं खटिया पे सूखी मछली की तरह हिल रहा था। ना भाई ना, तुझे एक ही मिलेगा। पर निंग रोंगरोंग हिलाते हिलाते खुद ही रुक गई। उसे भी पता था कि सब एक साथ सीखना पॉसिबल नहीं है, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। वो मुंह फुला के खटिया के बगल में खड़ी रही। काफी देर तक कंफ्यूज रहने के बाद बोली, मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी? मैंने बेड पे पड़े पड़े बिना सोचे बोला, कीमेन। क्यों? तू सपोर्ट टाइप है, तेरी स्पिरिट पावर में वैरायटी है। कीमेन का मेन फंडा है सब चीजों को एक जगह कंट्रोल करना। ये तेरे कैरेक्टर से एकदम मैच करता है। ऊपर से इसमें अटैक और डिफेंस दोनों है। इसे सीखने के बाद तू अकेले भी बाहर निकलेगी तो किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं होगी। निंग रोंगरोंग की आंखें चमक उठी। तो फिर फाइमन ही सही, पर तू सिखाएगा कैसे? बोल के समझाएगा और फिर मुझे रोज कॉलेज के बाद यहाँ आना पड़ेगा? मैंने उसे देखा, मेरे होठों पे एक सस्पेंस वाली स्माइल आई और धीरे से सर हिलाया। ना, जरूरत ही नहीं है। निंग रोंगरोंग एकदम ब्लैंक। बात पूरी होती उससे पहले ही मेरी उंगली आगे बढ़ी और मेरी इंडेक्स फिंगर सीधा उसके माथे पे जाके टिकी। हल्की सी गर्माहट। निंग रोंगरोंग पूछने ही वाली थी कि तू क्या कर रहा है, तभी बूम! ना कोई आवाज हुई, ना कोई रोशनी चमकी, पर उस फीलिंग को सिर्फ बूम ही कहा जा सकता था। एक महासमुद्र जितनी बड़ी, शब्दों से परे नॉलेज की बाढ़ उसके दिमाग में अनलोड होने लगी। ना कोई टेक्स्ट था, ना कोई वीडियो, ये तो सीधा आत्मा में छा जाने वाला महाज्ञान था। ओरिजिनल एनर्जी, सेंटर पोजीशन, 4 डायमेंशन रोटेशन, 72 व्हील्स, ऑल इन वन। एक एक कॉन्सेप्ट इतना भारी था कि नॉर्मल शब्दों में आ ही नहीं सकता था, पर उस एक सेकंड में उसकी नस नस में छप गया, जैसे किसी ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा के उसके दिमाग में ठूंस दिया हो। कुछ सेकंड बाद वो बाढ़ शांत हुई। निंग रोंगरोंग की आंखों का विजन वापस आया। उसने 2-3 बार पलकें झपकाईं, जैसे गहरे पानी से बाहर निकल के आई हो, और लंबी सांसें लेने लगी। उसने मेरे चेहरे को देखा, पर अब जो वो देख रही थी वो नजरिया बदल चुका था। वो चिड़िया बनना, सांप बनना, आग बिजली का खेल, ये सब तो उसे अब बच्चों का खेल लग रहा था। असली फाइमन तो इससे 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक और विशाल था। अपने दिल को सेंटर बनाना, खुद को जोन का राजा घोषित करना और आसपास के टाइम, स्पेस और मैटर को अपनी उंगलियों पे नचाना, ये कोई मामूली स्पिरिट स्किल नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का अल्टीमेट कोड था। निंग रोंगरोंग के होंठ एकदम टाइट बंद हो गए। मैंने उसकी उन शौक से भरी आंखों को देखा और चेहरे पे एक महाकमीनी, ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल ले आया। मेरी ये पावर्स ट्रांसफर वाली होती हैं मैडम, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तुझे ट्रांसफर कर दी है, अब खुद प्रैक्टिस करके लेवल बढ़ा। तू कहाँ तक पहुंचेगी ये तेरी अपनी किस्मत है। निंग रोंगरोंग का सर एकदम खिलौने वाली बिल्ली की तरह हिलने लगा। हाँ, पर हिलाते हिलाते उसकी स्पीड स्लो हुई। आंखों में एक अलग ही शातिर चमक आई। ट्रांसफर वाली पावर, एक टच में ट्रांसफर, इसका मतलब तो ये किसी को भी सिखाई जा सकती है। इतनी तगड़ी पावर किसी भी स्पिरिट पे काम करेगी। तो क्या ये मेरे 7 ट्रेजर पगोडा का वो सीक्रेट वेपन नहीं बन सकता जिसकी तलाश हमें हजारों सालों से थी? मेरी आवाज एकदम सही टाइम पे बीच में टपकी। मैंने इस ट्रांसफर पावर पे सिक्योरिटी लॉक लगा रखा है। तू इसे ना तो मुंह से बोल के किसी को बता सकती है, ना ही किसी और को ट्रांसफर कर सकती है। निंग रोंगरोंग का मुंह तुरंत सड़ गया, एकदम गंदे वाला सड़ा। उसने अपने होंठ बाहर निकाले। अबे तू कितना कंजूस है बे। मैंने बेफिक्री से हाथ हिलाया। चल अब नौटंकी बंद कर और जाके श्रेक में एडमिशन ले। देर हो गई तो सीट फुल हो जाएगी। गुरुजी की नींद खराब मत कर। इतना बोल के मैं वापस बेड पे लुढ़क गया, साइड ली और उसकी तरफ पीठ कर ली। निंग रोंगरोंग के दांत पिस गए। वो बेड के पास आई, कड़ाक एक लात खटिया की बाही पे मारी, कड़ाक 2 लातें और ठोक दी। मैंने उफ तक नहीं किया। सच में उसे एडमिशन के लिए निकलना था। वो थोड़ा नीचे झुकी और मेरे कान के पास आके बोली, ढोंगी गुरु, ये मैडम बहुत जल्द वापस आएगी, तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, बता रही हूँ। मैंने बेड पे पड़े पड़े बस हूँ कर दिया। निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका हाथ उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पे पड़ा ही था कि जू पीछे से एक सफेद रोशनी उड़ती हुई आई और सीधा उसकी हथेली में जाके गिरी। निंग रोंगरोंग ने नीचे देखा। हथेली में एक नाखून के साइज की सफेद मास्टर सील पड़ी थी। उसने सील मुट्ठी में भींची और मुड़ के बोली, अबे ये क्या है? मेरी आवाज बेड से आई, आलस की चरम सीमा पे। मास्टर सील, कल को अगर तेरी लाइफ में कोई सच में जानलेवा मुसीबत आ जाए तो इसमें अपनी स्पिरिट पावर डालना और 3 बार चिल्लाना, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मैं 1 सेकंड में तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, एकदम हीरो की तरह। निंग रोंगरोंग ने उस सील को पकड़ा। उसका पहला रिएक्शन था अपना सीना ढंकना, और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे नाले के चूहे को देख रही हो। अबे तूने ये इसलिए तो नहीं दिया ना कि तू मेरी खूबसूरत पे फिदा हो गया है और मुझे छुप छुप के ताकना चाहता है? नहीं चाहिए तो वापस दे। निंग रोंगरोंग ने तुरंत मुट्ठी कस ली। चल एक बार के लिए भरोसा कर लेती हूँ, पर याद रखना इसमें कोई ताक झांक वाला फीचर नहीं होना चाहिए। निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाया, दरवाजा खींचा और बाहर निकल गई। कड़ाक दरवाजा बंद हो गया। मैं बेड पे लेटा रहा, बाहर पत्थरों पे उसके जूतों की आवाज सुनता रहा, जो धीरे धीरे धीमी होती गई, दूर होती गई
और फिर एकदम गायब हो गई। मेरी सांसें एकदम नॉर्मल हो गईं। जो नस पूरे दोपहर से तनी हुई थी वो आखिरकार पूरी तरह रिलैक्स हो गई। 10 साल 365 बार फेल होने के बाद आज आखिरकार मुझे मेरी पहली चेली मिल ही गई। 365 बार रिजेक्ट हुआ। पूरी दुनिया मुझे 10 साल तक निखट्टू समझकर हंसती रही, लेकिन आज किस्मत से भागी हुई छोटी डायन निंग रोंगरोंग ने मेरे आगे घुटने टेके और मुझे गुरुजी बोला, 10 साल भाई, आखिरकार एक चेला मिल ही गया। मैं आंखें बंद करके मुस्कुराया और 2 सेकंड में खर्राटे मारने लगा। जब आंख खुली अपनी ही खर्राटों की आवाज से चौंक गया। कमरे में इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ न सूझे, बस टूटी खिड़की से छनकर आती चांदनी बिखरी थी। मैं उठकर बैठा, दिमाग एकदम तरोताजा। भाई, सिर्फ नींद पूरी नहीं हुई थी, शरीर में वो पावर अभी भी थी। 9 आत्माएं नसों में जमी थीं, ऊर्जा अपने आप बह रही थी और आसपास की कुदरती ताकत को सोख रही थी। सपना नहीं था। मैं बिस्तर से उछला, दाई मुट्ठी भींची तो हथेली से पावर का ऐसा सैलाब निकला कि पूरी बांह धधकने लगी। मैंने सिर उठाकर दिल की गहराई से एक ऐसी दहाड़ मारी जो लकड़ी की दीवार, गली और पूरी कॉलोनी के आसमान को चीरती निकल गई। अबे साले, रात को क्यों भौंक रहा है? कल सुबह रेहड़ी लगानी है। ज्यादा चिल्लाया तो दांत तोड़ दूंगा। चारों तरफ से गालियों की बारिश होने लगी। मैंने मुंह बंद कर लिया। डर से नहीं भाई, एक मामूली मंत्र मारता तो 100 मीटर के दायरे में सब सुबह तक गूंगे हो जाते, लेकिन अपने संस्कारी उसूल बीच में आ गए। मैंने होठ भींचे, गुस्से को दबाया और अंधेरे में ही हवा में घूंसे चलाए। नया खिलौना मिले और शोर न मचा पाओ तो बंद पिंजरे के बंदर जैसा हाल हो जाता है। नहीं भाई, किसी सुनसान जगह जाकर अपनी असली पावर टेस्ट करनी पड़ेगी। मैंने छत के छेद को देखा जहां से ठंडी हवा और चांदनी सीधा मेरे ऊपर गिर रही थी। मैंने टांगों पर जोर दिया और कमान से निकले तीर की तरह उस छेद से बाहर निकल गया। रात की हवा कपड़ों में भरने लगी और पूरा शहर नीचे छोटा होता चला गया। लाइटें और मशालें बस छोटे छोटे दिए जैसी दिखने लगी। मैं रुका नहीं, ऊपर चढ़ता गया। 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर। पूरा शहर नीचे शतरंज के बोर्ड जैसा लग रहा था। शहर के बाहर फैला वो खौफनाक जंगल मेरी नजरों के सामने था। मैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर हवा में तैर रहा था। नीचे खाली आसमान, ऊपर तारों भरा जहां। 18 साल से हमेशा सिर उठाकर आसमान देखा था, आज आसमान मेरे पैरों के नीचे था। गहरी सांस ली, आगे झुका और सीधे उस खौफनाक जंगल की तरफ उड़ा। हवा को चीरते हुए मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि जंगल की बाउंड्री 1 सेकंड में पीछे छूट गई। लैंडिंग की। पैर जमीन पर पड़ते ही दायां हाथ घुमाया। हवा के तेज ब्लेड और आग की लपटों ने 200 मीटर के इलाके को एक झटके में साफ कर दिया। मैं बीच में खड़ा होकर गर्दन मटकाने लगा। जगह काफी है, चलो पहले एनर्जी सोर्स चेक करते हैं, यही सब पावर्स की जड़ है। मैंने अपनी पूरी ताकत खोल दी, कोई कंजूसी नहीं। दोनों हाथ आसमान की तरफ किए और हवा, आग, बिजली का ऐसा तूफान उठा जिसने रात को दिन बना दिया। 100 मील तक जंगल जगमगा उठा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, लगातार पावर बहती रही। कोई और होता तो कब का खाली हो जाता, लेकिन मेरी ताकत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लगा जैसे अनलिमिटेड पावर का समंदर कनेक्ट हो गया हो। हाथ नीचे किया, मुस्कुराया। अनलिमिटेड पावर, कंफर्म। अब दूसरी पावर टेस्ट करते हैं। डिकोडिंग। 3 किलोमीटर दूर 1000 साल पुराना चील राक्षस था। मैं पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गया। उसके 8 मीटर चौड़े पंख फड़फड़ाए और उसने चीखते हुए लोहे जैसे काले पंखों का हमला सीधा मेरे मुंह पर किया। मैं टस से मस नहीं हुआ। हमला मेरे चेहरे से 1 इंच पहले ही हवा में पिघल गया, जैसे पानी में कुछ घुल जाता है। सारा अटैक बिखरकर शांत हवा बन गया। मेरी दाढ़ी का एक बाल भी नहीं हिला। हर तरह का एनर्जी अटैक अपने आप खत्म। उस चील ने 7-8 बार हमला किया, सब बेकार। मैंने अंगड़ाई ली, चल बहुत हुआ, अब घर जाके सो जा। हल्का सा दिमाग का प्रेशर डाला। उस चील की आत्मा कांप गई और वो रोता हुआ भाग गया। अगले 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे मजेदार घंटे थे। पुरानी आत्माओं को खींचकर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, जो अब मेरे पैरों के पास कुत्ते की तरह पड़े थे। फिर मैंने हीलिंग पावर टेस्ट की। बाएं हाथ पर गहरा कट मारा, हड्डी दिखने लगी। दाएं हाथ से जादू किया, 2 सेकंड में घाव गायब। हद तो तब हुई जब मैंने पूरा बायां हाथ काट दिया और 5 सेकंड में नया हाथ उगाया। भाई सही में, जब तक राख न बन जाओ तब तक अमर हो। हवा, बिजली, स्पेस और टाइम के जादू से मैंने जले हुए पेड़ को वापस हरा भरा कर दिया। राख में से नई कोपलें फूटते देख मैं खुद हैरान रह गया। एक घूंसे से 10 मीटर की जमीन फाड़ दी। शरीर लोहे जैसा मजबूत, और सबसे बड़ी बात, उम्र बढ़ना लगभग बंद हो गया। अमर शरीर। अगर कोई लोचा न हुआ तो भगवान न भी बनूं तब भी हजारों लाखों साल जीऊंगा। इसका मतलब समझते हो? फिर मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। असली भगवान तो सीधे नीचे आ नहीं सकते, दुनिया के नियमों की वजह से। तो अगर मैं भगवान न बनकर इसी जमीन पर पड़ा रहूं तो पूरे महाद्वीप में किसी के बाप में दम नहीं जो मेरा बाल भी बांका कर सके। ये सोचते ही मेरी बाछें खिल गईं। लास्ट में सबसे मिस्टीरियस पावर टेस्ट की। सब कुछ देखना, अब समझ आया कि ये क्या बला है। ये दूर बैठकर दुनिया को ऑब्जर्व और चेंज करने की पावर है। किसी का भी पास्ट, फ्यूचर सब दिख जाता है और उसे बदला भी जा सकता है। बाकी पावर्स के साथ मिलकर इसका खर्चा लगभग 0 है। थ्योरी में तो मैं टाइम ट्रैवल भी कर सकता हूँ।
वैसे तो हर पावर में कोई ना कोई कमी होती है, कोई फिजिकल अटैक नहीं रोक पाता तो कोई बिना पावर के अटैक नहीं कर सकता, लेकिन जब ये सारी पावर्स एक साथ मिलती हैं तो असर 100 गुना हो जाता है, बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह। मेरी नॉर्मल पावर और इन 8 अल्टीमेट पावर्स के कॉम्बो के साथ अगर मैं अपनी स्किल्स चमका लूं तो 99 लेवल के सूरमाओं से भी पंगा लेकर अपनी जान आसानी से बचा सकता हूँ। इतनी पावर से तो कोई भी भिड़ सकता है। 18 साल तक जी करके जीरो बने रहने वाले मेरे जैसे बंदे के लिए यह बात दिमाग घुमा देने वाली थी। मैं तो अब समुद्र की तरह बेखौफ हूँ, सबको पछाड़ सकता हूँ। 2 घंटे में मैंने जंगल के बीचों बीच वाले हिस्से को पूरा खंडहर बना दिया, गड्ढे, पिघली चट्टानें और भटकती आत्माएं। बाकी सारे शिकारी तो किसी बड़े खौफनाक राक्षस का डर समझकर दुम दबाकर भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ सरफिरे लोग उल्टी दिशा से आ रहे थे, दूर से तमाशा देख रहे थे। उनका लीडर 60 लेवल का था और साथ में दर्जन भर बॉडीगार्ड्स थे। मैं पलक झपकते ही हवा का बवंडर उड़ाता हुआ सीधा उनके सामने प्रकट हुआ। सारे गार्ड्स ने डर के मारे तुरंत अपनी तलवारें मेरी तरफ तान ली। छोटे मोटे लेवल के थे, लेकिन शिकारी को सामने देखकर किसी भी शिकार का कांपना तो तय था। उनका लीडर सोतो शहर का मेयर बालाक था, 69 लेवल का पावरफुल बंदा। उसने अंदाजा लगा लिया कि मैं कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल का कोई बाहुबली हूं। उसने गहरी सांस ली, हाथ के इशारे से गार्ड्स के हथियार नीचे करवाए और आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। मैं सोतो शहर का मेयर बालाक हूँ, 69 लेवल। उसने बड़े अदब से मेरे आने की वजह पूछी। अबे मैं तो बस किसी बड़े बैंक का पता पूछकर थोड़े बहुत पैसे उधार मांगने निकला था, लेकिन ये तो खुद ही बलि का बकरा बनकर सामने आ गए। मैंने दायां हाथ उठाया, एक के बाद एक 9 चमचमाते पावर रिंग्स हवा में प्रकट हो गए। 2 पीले, 2 बैंगनी, 4 काले और एक खौफनाक लाल। 9 के 9 रिंग्स जब एक साथ चमके तो रोशनी से आंखें चौंधिया गईं। बालाक का चेहरा पीला पड़ गया, उंगलियों पर गिनने लगा। 9 रिंग्स यानी गॉड लेवल सुप्रीम मास्टर, 4 10,000 साल पुराने और 1 लाख साल पुराना लाल रिंग। घुटने धड़ाम से जमीन पर जा लगे। सारे गार्ड्स के हथियार छूटकर गिर गए और सब के सब घुटनों पर आ गए। गॉड लेवल सुप्रीम मास्टर के नाम से ही सबकी रूह कांप जाती है। बालाक का माथा जमीन से लगा था और आवाज कांप रही थी। सामने इतने सारे लोगों को अपने आगे गिड़गिड़ाते देख अंदर से तो बड़ी सॉलिड फीलिंग आई, लेकिन चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन रखते हुए मैंने हाथ हिलाकर उन्हें उठने को कहा। बालाक कांपते हुए खड़ा हुआ। अब उसकी अकड़ पूरी गायब थी। मैंने रिंग्स गायब कर दिए। अब इतने बड़े अफसर हो तो क्या मेरे रहने का कोई बढ़िया सीन सेट कर सकते हो और थोड़े पैसे उधार मिलेंगे? बालाक मन ही मन सोचने लगा। अबे साक्षात चलता फिरता परमाणु बम मुझसे जेब खर्च मांग रहा है, मना करने की औकात है क्या मेरी? बालाक ने मक्खन लगाते हुए कहा। अरे सर, सब सेट कर दूंगा। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। आधे घंटे बाद मैं एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में शिफ्ट हो चुका था, उस टूटी झोपड़ी से 10,000 गुना बेहतर। बालाक ने 2 हाथों से 10,000 गोल्ड कॉइन्स का कार्ड मुझे थमा दिया। मैंने बड़े कैजुअल अंदाज में कार्ड जेब में रख लिया। भाई 10,000 गोल्ड कॉइन्स मतलब 10 करोड़ कॉपर कॉइन्स, जबकि मेरी पुरानी कुल जमा पूंजी सिर्फ 10 सिक्के थी। मैंने चेहरे पर ऐसा भाव बनाए रखा जैसे इन पैसों की मेरे आगे कोई औकात ही न हो। बालाक ने ताली बजाई और 16 बेहद खूबसूरत 17-18 साल की नौकरानियां लाइन से आकर खड़ी हो गईं। सर, ये महल की सबसे बेस्ट सर्विस देने वाली लड़कियां हैं, पसंद न आए तो बदल दूंगा। मेरा प्लान तो रात के बाजार में घूमने का था, लेकिन अब मूड बदल गया। मेयर बालाक, बंदे तुम काम के हो। बालाक मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया और दरवाजा बंद होते ही ठंडे पसीने से भीग गया। 10 साल के बुरे दिन आखिरकार खत्म हुए। 8 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक हर जगह से रिजेक्ट हुआ, गांव से निकाला गया, शहर से खदेड़ा गया। जेब में कुल 10 सिक्के थे और जिस टूटी छत के नीचे रहता था वहां चूहे भी आने से कतराते थे। और आज इतना बड़ा बंगला, 10,000 गोल्ड कॉइन्स और 16 नौकरानियां, इसे कहते हैं जिंदगी। दूसरी तरफ 7 ट्रेजर पैलेस के मुख्य हॉल में माहौल किसी श्मशान घाट जैसा गंभीर था। बॉस निंग फेंगजी अपनी सीट पर बैठकर अपनी बेटी की खबर का इंतजार कर रहे थे। बाईं तरफ 97वें लेवल के सुप्रीम वॉरियर चेन शिंग बैठे थे, सफेद बाल, चांदी जैसा निखार और मासूम सा चेहरा। अचानक माहौल जम सा गया। दूसरे फाइटर गुलोंग का गुस्सा तो सीधे 7वें आसमान पर पहुंच गया। चेन शिंग ने उन्हें रोकते हुए कहा, पहले पूरी बात सुनो। निंग फेंगजी ने भी गुप्तचर से बिना डरे बोलने को कहा। उस युवा गुप्तचर ने थूक निगला और कांपती आवाज में बोला, बात यह नहीं है कि मैडम ने कोई मुसीबत खड़ी की है, बात यह है कि सोतो शहर पहुंचते ही मैडम ने किसी को अपना गुरु बना लिया है। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तीनों दिग्गज एक साथ चिल्लाए, क्या? निंग फेंगजी सीट से आधे खड़े हो गए। गुरु बनाया? चेन शिंग की भवें तन गईं। सर्फ एक सफेद परछाई लहराई और चेन शिंग पलक झपकते ही उस गुप्तचर के सामने आ पहुंचे। उसका कॉलर पकड़कर हवा में उठा लिया। साफ साफ बता, कौन है वो गुरु? चक्कर क्या है? पीछे से गुलोंग की आवाज दहाड़ी, तुम लोग लड़की पर नजर रख रहे थे या क्या कर रहे थे? एडमिशन लेने गई थी, वहां गुरु कहां से टपक पड़ा? लेकिन निंग फेंगजी काफी शांत थे। इसे नीचे उतारो और पूरी बात बताने दो। चेन शिंग ने हाथ ढीला किया। गुप्तचर ने गले को तर किया और शुरुआत से कहानी सुनाने लगा। साउथ गेट पर एक ज्योतिषी का स्टॉल था। एक आदमी आया। ज्योतिषी ने बता दिया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है।
यहाँ तक कि पोजीशन भी बता दी। एक किसान को दीवार के कोने में वही चीज मिली जो ज्योतिषी ने बताई थी। मैडम से रहा नहीं गया, वो उसका पोल खोलने पहुंच गई, लेकिन ज्योतिषी के 2 गुर्गों ने मिलकर मैडम को बातों में फंसा लिया। मैडम को गुस्सा आया तो उन्होंने चैलेंज दे दिया कि उनके सवालों के जवाब दे। उस बंदे ने सब सही सही बता दिया, नाम, उम्र, खानदान, शौक, बैकग्राउंड, सोतो शहर आने की वजह, यहाँ तक कि बॉस आपका नाम और औकात भी एकदम परफेक्ट बता दी। गुलोंग ने टेबल पर मुक्का मारा, अबे ये तो साला फ्रॉड है, भाड़े के टट्टू लाकर बच्चों को उल्लू बना रहा है, पक्का रॉयल फैमिली या किसी दुश्मन गैंग ने भेजा होगा। लेकिन गुप्तचर ने आगे कहा, सर उस बंदे ने कहा कि वो हमारी सीक्रेट पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का तरीका जानता है। हुम्फ, गुलोंग के शरीर से निकली पावर से नीचे का स्टूल चकनाचूर हो गया। चेन शिंग की स्वॉर्ड ऊर्जा से गुप्तचर जमीन पर जा गिरा। निंग फेंगजी के शरीर से नीली पावर निकलने लगी और उनके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। एक एक शब्द साफ साफ बोल। गुलोंग गुस्से से पागल हो रहा था। जो राज हम हजारों सालों से नहीं ढूंढ पाए, वो 18 साल का एक लौंडा रेहड़ी लगाकर बता रहा है। ये पक्का विरोधियों का रचा हुआ षड्यंत्र है। चेन शिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। लगता है बहुत दिनों से तलवार नहीं उठाई, इसलिए लोग हमें हल्के में ले रहे हैं। लेकिन निंग फेंगजी ने उंगली उठाकर इशारा किया, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो लड़की बचपन से ही मोर की तरह घमंडी थी। अगर उसने किसी के आगे सिर झुकाया है तो या तो सामने वाले बंदे में सच में कोई तगड़ा दम है जिसने उसे हरा दिया, या फिर उसने लड़की को टोपी पहनाने में महारत हासिल कर ली है। वजह जो भी हो, वो लड़का साधारण तो नहीं है। पहले पूरी बात सुनो। गुप्तचर ने आगे बताना शुरू किया। डील फाइनल होने के बाद वो बंदा मैडम को अपनी टूटी झोंपड़ी में ले गया और अपनी पावर्स दिखाई। आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, हवा, आग, पानी, बिजली, 8 अलग अलग रूप। उसने चील, सांप, खरगोश, आग का गोला और पानी का रूप धरा, और लास्ट में एक एनर्जी ब्लेड से छत को चीर दिया। तीनों दिग्गज एक साथ सन्न रह गए। निंग फेंगजी ने हड़बड़ाकर पूछा, तुझे पक्का यकीन है कि ये सारे करतब एक ही स्किल के थे? गुप्तचर ने अपनी कसम खाकर कहा कि एनर्जी की वेव बिल्कुल एक ही थी। आगे सुनिए। गॉडली सील्स, हवा में 6 तरह के जादू। डिवाइन क्राफ्ट, लकड़ी से लोहे की चीजें बना दी। हीलिंग हैंड्स, हाथ काटो और 2 सेकंड में नया हाथ हाजिर। और सबसे बड़ी बात, ये सारी स्किल्स वो दूसरों को सिखा भी सकता है। गुलोंग की आवाज अब धीमी पड़ गई थी। तू जो कह रहा है, क्या वो सच है? गुप्तचर ने अपनी जान की कसम खाई। निंग फेंगजी दिमाग दौड़ाने लगे। एक ही बंदा अटैक, कंट्रोल, सपोर्ट और हीलिंग, सबका मास्टर है। हर स्किल इतनी अजीब और नेक्स्ट लेवल है, और सबसे बड़ी बात, वो ये सब ट्रांसफर भी कर सकता है। उन्होंने चेन शिंग और गुलोंग की तरफ देखा। अंकल, इस पूरे महाद्वीप में आज तक ऐसा कोई नमूना देखा है आपने? गुलोंग और चेन शिंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही जवाब था, कभी नहीं। चेन शिंग ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ये उसकी खुद की बनाई पावर्स हैं, तो फिर मामला बहुत खौफनाक है। इस बंदे का टैलेंट तो मेरी सोच से भी बाहर है। अगर ये किसी पावर रिंग की वजह से है, तो कम से कम 5 या 6 लेवल का मास्टर होना चाहिए। लेकिन 18-19 साल की उम्र में इतना बड़ा मास्टर? गुलोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। तीनों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसी कौन सी जगह है जो ऐसा खौफनाक दानव पैदा कर दे? रॉयल फैमिली की औकात नहीं, बड़े अखाड़ों में ऐसा कोई है नहीं, और बाकी पुरानी फैमिलीज तो कब की गायब हो चुकी हैं। रास्ता बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। गुप्तचर ने आगे बताया, मैडम उस बंदे का जादू देखकर ऐसी फ्लैट हुई कि तुरंत चेली बन गई। फिर उस बंदे ने हमारी 7 लेवल पावर को 9 लेवल में बदलने का फॉर्मूला बता दिया। अमर स्वर्णिम जड़ी बूटी, बस उसे खाना पड़ेगा। गुप्तचर बाहर चला गया। गुलोंग और चेन शिंग ने ऐसा नाम जिंदगी में कभी नहीं सुना था। उन्हें लगा बकवास फेंक रहा है, लेकिन निंग फेंगजी दिमाग दौड़ा रहे थे। इतना सटीक नाम कोई हवा में नहीं फेंकता। फेंकू लोग ऐसी बातें नहीं करते जिसे तुरंत पकड़ा जा सके। उन्होंने ठान लिया कि वो पुरानी लाइब्रेरी के 1000 साल पुराने पन्ने खंगालेंगे। निंग फेंगजी ने फैसला सुनाया, गुलोंग अंकल, आप आज रात ही सोतो शहर निकलो, उस लड़के से खुद मिलो, टेस्ट कर सको तो करो, परख सको तो परखो, और अगर कोई लोचा दिखे तो खेल वहीं खत्म कर दो। बिटिया की सेफ्टी सबसे पहले है। गुलोंग खड़े हुए, गर्दन मटकाई और हड्डियों के चटकने की आवाज आई। बहुत देर से यही सुनना चाहता था। वैसे भी हाथ खुजला रहे थे। वो मुड़े, लेकिन निंग फेंगजी ने उन्हें रोक लिया। अंकल, अगर उस लड़के की बात सच निकली तो? गुलोंग रुके, अपना सूखा सा आधा चेहरा घुमाया और खौफनाक तरीके से मुस्कुराए। तब तो उस बंदे को अपनी गिरफ्त में लेना ही पड़ेगा। जो हमारी ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, वो या तो हमारा सबसे पक्का दोस्त बनेगा। उन्होंने दरवाजा धकेला, रात की ठंडी हवा अंदर आई, या फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। दरवाजा बंद हो गया। चेन शिंग भी उठकर बाहर जाने लगे। निंग फेंगजी के पास रुककर बोले, अगर दुश्मन न निकला तो देखेंगे कि वो बिटिया का बॉडीगार्ड बनने लायक है या नहीं। और वो भी अंधेरे में गायब हो गए। हॉल में अकेले निंग फेंगजी बचे। सामने दीवार पर टंगी 1000 साल पुरानी 7 लेवल टावर की पेंटिंग को देखने लगे, जिसकी चोटी खाली थी। उन्होंने उंगलियों से टेबल ठोकी और उस जड़ी बूटी का नाम फिर दोहराया। फिर पीछे लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि 1-2.5 मीटर का खौफनाक बुढ़ा गॉड लेवल फाइटर तूफान की स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, और न ही यह पता था कि 1000 साल से धूल खा रही किताबें लाइब्रेरी में छांटी जा रही हैं। इधर रोंग रोंग मॉन्स्टर अकेडमी पहुंच चुकी थी। टूटी फूटी लकड़ी की बाउंड्री देखकर उसकी बाछें खिल गईं। अबे, इसे अकेडमी कहते हैं?
वैसे रास्ते में उसने आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स का जादू चलाकर हवा और फ्रिक्शन को कंट्रोल किया था, जिससे वो बिना गाड़ी के डबल स्पीड में उड़कर आई थी। हालांकि थोड़ी थकावट हुई, लेकिन हवा में तैरने का मजा ही अलग था। लाइन में खड़ी हुई तो देखा कि सीनियर स्टूडेंट दाई अपने 3 पावर रिंग्स दिखाकर गरीब पेरेंट्स को डराकर भगा रहा था। एडमिशन लेने वाला बुढ़ा खुद 60th लेवल का उस्ताद था। एडमिशन की शर्त भी कड़क थी, 13 साल से कम उम्र और 21 स्टोन लेवल पावर। सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए, आम टटपुंजियों के लिए नहीं। रोंगरोंग की आंखें चमकी, मजा आएगा। उसकी बारी आई। उसने अपना 7 लेवल टावर और 2 पावर रिंग्स चमकाए। बुढ़ा भी हैरान रह गया। पास। दाई उसे अंदर ले गया। रास्ते में 3 और नमूने मिले। 1 तांगसान 29th लेवल कंट्रोल टाइप, 2 शाओवू 29th लेवल अटैक टाइप, 3 जुजुचिंग 27th लेवल स्पीड टाइप। चारों धुरंधर चौथे राउंड में पहुंचे, जहां उनका बॉस था झाओ, 76th लेवल का महाबाहुबली। टेस्ट ये था कि चारों को मिलकर एक अगरबत्ती जलने तक उस बाहुबली के आगे टिकना था। दाई ने जब बॉस का लेवल बताया तो तांगसान और शाओवू के तोते उड़ गए, लेकिन रोंगरोंग ने मुंह टेढ़ा किया। 76th लेवल? अबे मेरे घर के बुड्ढों के आगे तो ये तुच्छ है। चारों ने आपस में प्लान बनाया। तांगसान कंट्रोल करेगा, शाओवू और जुजुचिंग अटैक करेंगे और रोंगरोंग अपनी 7 लेवल पावर से सबका अटैक और स्पीड 30% बढ़ाएगी। रोंगरोंग ने सीक्रेटली कहा, वैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा पावर भी है, पर सरप्राइज है। टेंशन मत लो, मैं सपोर्टर जरूर हूँ, पर खुद की रक्षा करना जानती हूँ। टाइम आने पर अटैक भी कर सकती हूँ, तो मुझे बचाने के चक्कर में मत पड़ना। खुलकर खेलो। तांगसान ने उसे देखा और सिर हिलाया। बड़े खानदान की लड़की है, कुछ न कुछ जुगाड़ तो होगा ही। मैदान के बाहर ऑस्कर नाम का ठरकी लड़का तीनों लड़कियों को ताड़ रहा था। अबे ये चोटी वाली शाओवू कितनी क्यूट है। ये रोंगरोंग एकदम अमीर और संस्कारी लग रही है, और वो जुजुचिंग तो। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, दाई ने उसके सिर पर जोर का थप्पड़ रसीद किया। जुजुचिंग मेरी वाली है, उधर नजर भी मत डालना। ऑस्कर सिर सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है भाई। तांगसान और तेरा तो सीन सेट है, तो फिर ये रोंगरोंग मेरी, इसे तो मैं ही पटाऊंगा, तू बीच में मत आना। दाई ने हंसते हुए कहा, हा जा जी ले अपनी जिंदगी। फाइट शुरू हुई। रोंगरोंग की हथेली में रंग बिरंगा टावर घूमने लगा। रोशनी निकली और तीनों साथियों पर गिरी। पावर और स्पीड तुरंत 30% बढ़ गई। झाओ की आंखें चमकी। अरे वाह, 7 लेवल सपोर्टर, सबसे पहले इसी को उड़ाता हूँ। उसने बाकी तीनों को इग्नोर किया, घुटने मोड़े और दोनों घूंसे सीधा जमीन में दे मारे। पूरी जमीन कांपने लगी। खौफनाक अर्थक्वेक वेव रोंगरोंग की तरफ बढ़ी। तांगसान ने तुरंत शाओवू को हवा में खींच लिया। जुजुचिंग स्पीड में साइड हट गई, लेकिन रोंगरोंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, उल्टे मुस्कुरा दी। जैसे ही शॉकवेव उसके पैरों तक पहुंची, पैरों के नीचे एक हल्की सी लाइट चमकी और वो गायब। डॉज नहीं था भाई, ये सीधे टेलीपोर्टेशन था। जूम। वो 5 मीटर दूर हवा में प्रकट हुई और शांति से जमीन पर लैंड कर गई। झाओ का अटैक वहीं खाली जमीन पर जाकर फूटा और धूल उड़ गई। रोंगरोंग का बाल भी बांका नहीं हुआ। बाहर खड़ा दाई आंखें फाड़े देखता रह गया। आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। ऑस्कर का मुंह खुला का खुला रह गया। 76th लेवल का महाबाहुबली झाओ एक 26th लेवल की लड़की को पकड़ भी नहीं पा रहा था। आधे घंटे पहले मैंने रोंगरोंग को आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स सिखाया था। उसके बाद वो तुरंत तांगसान और बाकी टीम के साथ एडमिशन टेस्ट देने पहुंच गई। एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर होने के नाते झाओ को अच्छे से पता था कि सबसे पहले सपोर्टर को निपटाना है। उसने नकली हमला करके तांगसान, जुजुचिंग और शाओवू को दूर फेंका। मौका मिलते ही उसने जमीन पर घूंसा मारा। खौफनाक शॉकवेव रोंगरोंग के पैरों तक पहुंची, लेकिन वो 5 मीटर दूर खड़ी थी। दाई की आंखें फटी रह गईं। ऑस्कर हैरान, लेकिन रोंगरोंग रुकी नहीं। दाएं हाथ से सबको बूस्ट देती रही और बाएं हाथ से पानी का गोला झाओ के मुंह पर फेंका। फिर जमीन पर पैर मारकर मिट्टी के कांटे झाओ के पैरों में चुभा दिए। पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। झाओ का बैलेंस बिगड़ गया। बस आधे सेकंड का मौका बहुत था। शाओवू ऊपर से झपटी, तांगसान ने अपनी जड़ों से बांधा और जुजुचिंग ने साइड से अटैक किया। इसके बाद जब भी झाओ पावर लगाता, पानी का गोला या मिट्टी के कांटे सही टाइम पर बीच में आ जाते। एक बार झाओ तांगसान को थप्पड़ मारने लगा तो रोंगरोंग ने नीचे की जमीन फिसलन भरी बना दी। झाओ की 30% पावर हवा में निकल गई। तांगसान ने उसका बैलेंस बिगाड़ा। शाओवू ने उसकी टांगें लपेटी और धड़ाम, झाओ जमीन पर जा गिरा। झाओ के चेहरे से हंसी गायब हो गई। 2 पावर रिंग्स के साथ इतना नाटक, पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। वो रोंगरोंग की तरफ 3 गुना स्पीड से झपटा। रोंगरोंग ने जादू चलाया। पलक झपकते ही 7 मीटर दूर प्रकट हुई। झाओ फिर झपटा, वो 10 मीटर दूर गायब हो गई। लेकिन रोंगरोंग का चेहरा पीला पड़ने लगा। टेलीपोर्टेशन में बहुत पावर खर्च होती है। तीसरी बार में माथे पर पसीना आ गया। झाओ समझ गया और स्पीड बढ़ा दी। इस बार रोंगरोंग ने टेलीपोर्ट नहीं किया। दांत भींचकर आगे हवा की दीवार खड़ी कर दी। झाओ का घूंसा लगा, खटाक, दीवार टूटी। रोंगरोंग पीछे जा गिरी, लेकिन हारी नहीं। दाएं हाथ से सपोर्ट का गोला फिर फेंक दिया। झाओ सन्न रह गया। एक साथ 2-2 जादू। फाइट चलती रही। चारों ने डबल टाइम तक मुकाबला किया, लेकिन झाओ ने अपनी असली शील्ड खोल दी। जुजुचिंग हवा में उड़कर दूर गिरी। शाओवू को खून की उल्टी हुई। शाओवू का माइंड अटैक उल्टा उसी पर भारी पड़ गया। तांगसान की आंखें लाल हो गईं। वो जान पर खेलने लगा। रोंगरोंग ने तांगसान को रोका।
ठंडे दिमाग से काम ले, शाओवू बस बेहोश हुई है, तू भागेगा तो मारा जाएगा। रोंगरोंग तांग सान के लिए जगह बनाती रही। झाओ पीछे पड़ा था और रोंगरोंग तांग सान की पोजीशन चेंज करती रही। तांग सान बस अटैक करता रहा। तांग सान ने 2 सेकंड उसे देखा और सिर हिलाया। अब रोंगरोंग और तांग सान की जुगलबंदी शुरू हुई। तांग सान ने हर तरफ से अपने हथियार बरसाए और रोंगरोंग आखिरी सेकंड में उसे झाओ के अटैक से बचाकर दूर टेलीपोर्ट कर देती। कीमत यह थी कि रोंगरोंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और टांगें कांपने लगी। झाओ ने भारी ग्रेविटी का दबाव डाला तो रोंगरोंग ने तांग सान के पैरों के नीचे की जगह स्लिपरी बना दी ताकि वो स्लाइड करके निकल जाए। झाओ ने अपने 4th पावर रिंग का गाइडेड अटैक तांग सान पर छोड़ा। रोंगरोंग ने अपनी आखिरी सांस लगाकर तांग सान को दूर किया, लेकिन खुद घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके टावर की रोशनी बुझ गई। तांग सान अब पीछे नहीं हटा। उसने अपने सारे सीक्रेट वेपन्स, जहरीली सुइयां और धारदार हथियार एक साथ खोल दिए। झाओ की पूरी हालत खराब कर दी। तांग सान खुद भी थप्पड़ खाकर दूर जा गिरा और खून थूक दिया। बस बहुत हुआ, तुम सब पास हो गए। झाओ ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा। ऑस्कर अपनी रिकवरी सॉसेज लेकर मटकता हुआ आया। अरे सुंदर मैडम, एक सॉसेज खाओगी? रोंगरोंग को वो बकवास मंत्र याद आ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। जरूरत नहीं है मैडम की, बस थोड़ी पावर खर्च हुई है। रोंगरोंग ने आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स का जादू चलाया और सांस खींचने लगी। कुदरत की ताकत उसके शरीर में भरने लगी और पीला चेहरा चंद सेकंड्स में गुलाबी हो गया। 10 सेकंड बाद रोंगरोंग एकदम नॉर्मल खड़ी थी। उसकी सफेद ड्रेस पर धूल का एक कण भी नहीं था। बगल में पड़े घायल तांग सान, बेहोश शाओवू और जुजुचिंग के मुकाबले वो ऐसी लग रही थी जैसे फाइट में उतरी ही न हो। झाओ का हाथ पसीना पोंछते पोंछते रुक गया। ये टेलीपोर्टेशन, पानी के गोले, मिट्टी के कांटे, हवा की दीवार, 7 लेवल टावर में यह सब कब से आने लगा? सब के सब सन्न होकर देखने लगे। रोंगरोंग ने गर्दन मटकाई। अरे ये टावर की पावर नहीं है, ये मेरे गुरुजी की सिखाई स्किल है, आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। रोंगरोंग ने बायां हाथ उठाया। हथेली पर आग की लपट उठी, फिर पानी की बूंद बनी, फिर बर्फ जमी, फिर मिट्टी बनी और फिर उंगली पर बिजली कड़की। 5 सेकंड में 5 एलिमेंट्स। सबकी सांसें अटक गईं। झाओ का हाथ हवा में जम गया। दाई की आंखें फटने को हो गईं। ऑस्कर के हाथ से सॉसेज छूटकर जमीन पर गिर गया। रोंगरोंग ने जमीन पर पैर मारा और गायब होकर 3 मीटर दूर प्रकट हो गई। इस स्किल से मैं अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकती हूँ। 5 एलिमेंट्स, टेलीपोर्टेशन, फॉर्म चेंज, सब कुछ। सन्नाटा छा गया। झाओ की आवाज सूख गई। एक ही स्किल में आग, पानी, बिजली, मिट्टी, हवा की दीवार और टेलीपोर्टेशन। रोंगरोंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी हाँ, सिर्फ एक। झाओ के पास बोलने को शब्द नहीं बचे। उसने जिंदगी में कभी ऐसा एक चमत्कार नहीं देखा था जिसमें इतने सारे रूप हों। रोंगरोंग ने हंसकर कहा, झाओ सर, आपने ही तो कहा था ना, यह एकेडमी सिर्फ दानवों के लिए है। अगले दिन हेडमास्टर फ्लैंडर ने सपोर्ट टाइप स्टूडेंट्स को 20 चक्कर लगाने का ऑर्डर दिया। एक चक्कर 3 किलोमीटर, यानी टोटल 60 किलोमीटर। ऑस्कर का चेहरा उतर गया। रोंगरोंग मुस्कुराई। उसने हवा के फ्रिक्शन को 0 किया और ऑस्कर के पीछे से इतनी तेज स्पीड में स्लाइड होकर निकली जैसे पीछे कोई रॉकेट लगा हो। हर कदम पर नॉर्मल से 4 गुना दूरी। 3 सेकंड में वो दूर एक सफेद परछाई बन गई। 5वें चक्कर में उसने पहले चक्कर पर लटक रहे ऑस्कर को ओवरटेक किया और हाथ हिलाया। 10वें चक्कर पर रोंगरोंग रुक गई। थकी नहीं थी भाई, बस बोर हो गई थी। फालतू भागना टाइम वेस्ट था। उसने ऑस्कर का इंतजार किया और उसे लेकर सोतो शहर की तरफ चल दी। लेकिन जब वो मेरी पुरानी झोपड़ी पर पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। वो ढोंगी गुरु चेली बनाने और जादू सिखाने के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग चुका था। रोंगरोंग गुस्से में कमरे में 2 चक्कर काटने लगी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक तख्ती पर पड़ी। वो मेरा छोड़ा हुआ मैसेज था जिसमें घसीट अक्षरों में लिखा था, शिफ्ट हो गया हूँ, नया ठिकाना, सोतो शहर के बीचों बीच, मेयर हाउस के बगल वाली तीसरी गली, दरवाजे पर 2 बड़े नीम के पेड़ वाला बड़ा बंगला। टेंशन मत ले, भागा नहीं हूँ। नीचे एक टेढ़ा मेढ़ा स्माइली बना था। अबे ये कंगाली में जीने वाला ढोंगी अचानक मेयर हाउस के बगल वाले इतने बड़े बंगले में कैसे शिफ्ट हो गया? रोंगरोंग ने नीचे देखा। हाथ में गुरुजी का दिया वो सीक्रेट मार्क चमका और उसमें अपनी थोड़ी सी पावर डाली। हथेली में वो जानी पहचानी सफेद लाइट चमकी। दिल को सुकून मिला। गुरुजी बंदे एकदम सही हैं, अभी भी यही है, कल चलकर इनसे हिसाब चुकता करूंगी। इसके बाद नोंगनोंग सोतो शहर में आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स का जादू प्रैक्टिस करने लगी। जमीन पर रबर की तरह उछलना, उंगली से पत्तों को घुमाना और शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना। चलते चलते उसने 3 बड़े पैकेट नमकीन मिठाई और 3 मैजिक बॉक्स खरीदे। दोपहर को एकेडमी लौटकर उसने शाओवू के आगे सारा खाना बिछा दिया और एनर्जी रिकवरी से ट्रेनिंग अच्छी होती है का बहाना बनाकर जुजुचिंग का कमरा भी खुलवा लिया। तीनों लड़कियां मिलकर ठूंसने लगीं। नोंगनोंग मन ही मन हिसाब लगा रही थी। शाओवू, जुजुचिंग, तांगसान, दाई और बाकी सब गुरुजी के चेला बनने के स्टैंडर्ड में एकदम फिट बैठते हैं। लेकिन नोंगनोंग का अभी किसी को मिलाने का कोई मूड नहीं था। आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स पर अभी उसकी खुद की ग्रिप पक्की नहीं हुई थी और वो अपने गुरुजी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। पहले सबसे बनाकर रखो, आगे काम आएगी। रात को फ्लैंडर ने सबको जमा किया। उसकी नजर नोंगनोंग और ऑस्कर पर जाकर टिकी। 20 चक्कर पूरे हो गए? ऑस्कर ने दांत भींचकर कहा, जी सर, हो गए। फ्लैंडर ने नोंगनोंग को देखा और नोंगनोंग तेरे? नोंगनोंग ने एकदम मासूम सा चेहरा बनाया।
हाँ जी, पूरे हो गए। फ्लैंडर मुस्कुराया। तांग सान को दाल में कुछ काला लगा। फ्लैंडर ने ऑस्कर को बुलाया, उसकी पावर ब्लॉक की और 20 चक्कर फिर से लगाने भेज दिया। फिर नोंगनोंग की तरफ देखा। सच में 20 चक्कर लगाए? नोंगनोंग घबराई नहीं। नहीं, सिर्फ 10 चक्कर लगाए। फ्लैंडर घूरता रहा। 10 चक्कर? 10 चक्कर बहुत हैं। ऑस्कर ने एक भी नहीं लगाया और तूने 10। नोंगनोंग ने गर्दन उठाई। मैं सपोर्टर जरूर हूं, पर ऑस्कर जैसी नहीं। आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स की वजह से मुझे फालतू भागदौड़ की जरूरत नहीं है। भागना मेरे लिए स्टैमिना ट्रेनिंग नहीं, बस जादू की प्रैक्टिस है। 20 चक्कर हो या 200, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी स्पीड आम फाइटर्स से कहीं ज्यादा है। फ्लैंडर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुरा दिया। पर उस मुस्कान से नोंगनोंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अच्छा, तो इसलिए तू अकेले सोतो शहर जाकर मजे से खाना ठूस रही थी और शॉपिंग कर रही थी? नोंगनोंग ने छुपाया नहीं। बचे हुए टाइम में मैंने जादू की रियल प्रैक्टिस की। फ्लैंडर ने सिर हिलाया। जादू तेरा पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ एक जादू की वजह से तू अकेडमी के रूल्स तोड़ेगी? रूल्स तोड़ना मकसद नहीं है, बस इस ट्रेनिंग का मेरे लिए कोई यूज नहीं है। फ्लैंडर ने नोंगनोंग को देखा। बात तो सही कह रही है। तांग सान का पौधा नॉर्मल है, वो अपनी अक्ल और सीक्रेट वेपन्स के दम पर टिकता है। तेरा टावर और जादू मिलकर उससे कम नहीं है। दाई 37 लेवल का टाइगर है, लेकिन आगे चलकर तू जो जादू सीखेगी वो टाइगर से कम नहीं होंगे। फिर तू उनसे अपनी तुलना क्यों कर रही है? वो लड़का तो अपनी बीमारी भी कंट्रोल नहीं कर पाता, पर तेरे जादू का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑस्कर जिंदगी भर बस सॉसेज ही बनाएगा, जबकि तू अटैक, कंट्रोल और सपोर्ट सबकी बॉस बन चुकी है। तू घमंडी नहीं है, बस कड़वा सच बोल रही है। फ्लैंडर ने कुछ देर नोंगनोंग को देखा। लेकिन तूने जो कुछ भी कहा उससे सिर्फ एक बात साबित होती है। ये नहीं कि तू कितनी तोप है, बल्कि ये कि तू दूसरों की दी हुई खैरात पर कितनी डिपेंडेंट है। 7 लेवल टावर तेरे खानदान ने दिया, जादू तेरे गुरुजी ने दिया, और आगे जो सीखेगी वो भी गुरुजी देंगे। इन सबको साइड हटा दें तो तेरी अपनी क्या औकात है? नोंगनोंग का चेहरा उतर गया। दाई जानवरों के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर सीखा है। तांग सान ने दिन रात घिसकर फाइट समझी है, और तू 10 चक्कर लगाकर सोचती है बहुत हो गया और शॉपिंग करने निकल जाती है। तुझे लगता है तेरा गुरुजी सब संभाल लेगा? इसे कॉन्फिडेंस नहीं, बाप के पैसों पर ऐश करना कहते हैं। तेरे गुरुजी ने तुझे जादू सिखाया, पर अभी तू उसका कितना % यूज कर पाती है? अगर कल को तेरा गुरुजी न रहे तो क्या जिंदगी भर दूसरों की खैरात पर जिएगी? ये तेरा खानदान नहीं है। मेरी एकेडमी में तेरा टैलेंट किसी भी बच्चे से बेहतर नहीं है। फ्लैंडर एक एक करके गिनाने लगा। दाई 15 साल में 37 लेवल पर है। तांग सान 12 साल में 30 लेवल छू रहा है और बाहुबली से भिड़ सकता है। शाओवू 12 साल में 29 लेवल पर है, जरा भी नखरे नहीं दिखाती। जुजुचिंग तेरी उम्र की है, पावर में तुझसे आगे है और उसका फोकस तुझसे 10 गुना ज्यादा पक्का है। और ऑस्कर जन्म से ही फुल पावर लेकर पैदा हुआ है, और तूने अपने दम पर क्या उखाड़ा है? नोंगनोंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। फ्लैंडर ने नोंगनोंग को जाकर सोचने को कहा। बात समझ न आए तो कल सुबह बोरिया बिस्तर बांध लेना। फ्लैंडर बाकी सबको ट्रेनिंग के लिए ले गया। मैदान में सिर्फ नोंगनोंग और ऑस्कर बचे। चांदनी रात में नोंगनोंग ने धीरे से हुंकार भरी। फ्लैंडर की बातों में दम तो था। एक पल के लिए नोंगनोंग ने भी सोचा कि इन चीजों के बिना उसकी क्या औकात है, लेकिन 3 सेकंड में उसने यह विचार दिमाग से निकाल फेंका। ये जादू अब उसकी रूह में बस चुका था, यानी ये उसका अपना था। और 7 लेवल खानदान का बैकग्राउंड तो जन्म से मिला है, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात? फ्लैंडर कहता है बाप के पैसों पर पलना, पर वो तो लगातार खुद को तराश रही थी। ऑस्कर उसे चुप कराने आया, पर देखा कि नोंगनोंग को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चेहरे पर न कोई उदासी थी, न कोई रोना धोना। दुखी क्यों हूँ भाई? मैंने जो बोला सब सच बोला। मैं सच में उन सबसे बेहतर हूँ। फ्लैंडर को नहीं लगता तो उसकी अक्ल का कसूर है। नोंगनोंग ने ऑस्कर को भगाया और खुद जादू की प्रैक्टिस करने में जुट गई। उसकी सफेद ड्रेस हवा में लहराई और वो अंधेरे में गायब हो गई। ट्रेनिंग खत्म होने पर तांग सान, शाओवू, दाई और जुजुचिंग लौटे। शाओवू ने नोंगनोंग को न पाकर घबराकर पूछा, नोंगनोंग कहाँ है? दाई ने ठंडे अंदाज में कहा, चली गई होगी। और कहाँ? एक बिगड़ी हुई अमीर बाप की औलाद प्रिंसिपल की 2 बातें क्या सुन ली? दुम दबाकर अपने घर शिकायत लगाने भाग गई। ऐसे लोग एकेडमी के लिए पनौती होते हैं। असली फाइट में 1 सेकंड भी नहीं टिक सकती, वरना मैं खुद उसकी अक्ल ठिकाने लगा देता। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंधेरे से एक कड़क आवाज गूंजी। पेड़ों की छांव से नोंगनोंग बाहर निकली। ड्रेस एकदम साफ, आंखें चमकदार, हाथ बांधे हुए दाई को घूरते हुए बोली, अबे बड़े आए मुझे, बिगड़ी औलाद बोलने वाले। तू खुद कौन सा शरीफ है? 24 घंटे सड़ा हुआ मुंह बनाकर घूमता है जैसे पूरी दुनिया ने तेरा कर्जा मार रखा हो। तेरी औकात क्या है मुझे बोलने की? शाओवू ने राहत की सांस ली। नोंगनोंग तू गई नहीं। दाई का चेहरा लाल हो गया। नहीं गई तो तमीज में रह। मैं ऑस्कर या तांग सान जैसा सीधा नहीं हूँ। दोबारा ऐसी बकवास की तो हाथ उठाने में देर नहीं लगाऊंगा। लड़कियों पर तरस खाना मुझे नहीं आता। नोंगनोंग खिलखिलाकर हंसी, जरा भी नहीं डरी। अबे ये क्या भूत जैसा मुंह बना रखा है? जुजुचिंग ने घास नहीं डाली तो मुझ पर गुस्सा निकाल रहा है? ऑस्कर तो तुझे रोमियो बता रहा था। यहाँ तो एक लड़की सेट नहीं हो रही तुझसे और तू मुझे धमकी दे रहा है? इस पल नोंगनोंग की नजरों में दाई की औकात किसी भीगी बिल्ली से ज्यादा नहीं थी। मुझे लगा बंदा काम का है, पर तू तो नल्ला निकला। तुझे लगता है तू मेरा कुछ उखाड़ पाएगा? दाई भड़क गया। 37 लेवल की पूरी पावर खोल दी। तूफान जैसा खौफनाक दबाव सीधा नोंगनोंग की तरफ बढ़ा। नोंगनोंग ने बायां पैर जमीन पर मारा।
आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स चालू। वो बर्फ पर फिसलने की तरह हवा के दबाव को चीरती हुई 5 मीटर साइड में जा खड़ी हुई। उसकी सफेद ड्रेस हवा में तैरने लगी। दाई की आंखें फटी रह गईं। तभी सिर के ठीक ऊपर बाल्टी भर पानी का गोला प्रकट हुआ और सीधा उस पर गिरा। ऊपर से नीचे तक पूरा भीग गया। चांदनी रात में दाई के सोने जैसे बाल गीले होकर मुंह पर चिपक गए। पानी टपक रहा था। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। शाओवू ने मुंह पर हाथ रख लिया। ऑस्कर की सॉसेज दूसरी बार हाथ से छूटने वाली थी और जुजुचिंग के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। नोंग नोंग 5 मीटर दूर हाथ पीछे बांधे खड़ी थी। ओहो, हाथ फिसल गया। दाई ने चेहरे से पानी पोंछा। दिमाग से बची कुची अक्ल गायब हो गई। नोंग नोंग, तू आज नहीं बचेगी। 3 पावर रिंग्स चमकी, 2 पीली, 1 हरी। टाइगर मोड एक्टिवेट। पूरे शरीर पर पंजे निकल आए। 37 लेवल का बाहुबली पूरी ताकत से एक 26 लेवल की लड़की पर टूट पड़ा। नोंग नोंग के माथे पर पसीना था, पर होठों पर वही कमीनी मुस्कान। तांगसान, नोंग नोंग ने दाई के पहले वार से बचते हुए चिल्लाकर कहा, 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगी, इस साले को कूट दे। तांगसान टस से मस नहीं हुआ। दाई के पंजों ने नोंग नोंग की जगह पर 5 गहरे गड्ढे बना दिए थे, पर वो 10 मीटर दूर खड़ी थी। अबे 10,000 गोल्ड कॉइन्स, तुझे पैसे चाहिए थे ना, इस पागल टाइगर को ठोक दे। तांगसान ने सिर हिलाया। ये तेरे और दाई के बीच का मामला है। वो मेरा भाई है, बीच में न पड़ना ही तेरे लिए बहुत है। उसने शाओवू को भी रोक लिया। नोंग नोंग ने शाओवू को आवाज लगाई, शाओवू, इसे पीट दे, रोज सोतो शहर की बेस्ट मिठाइयां खिलाऊंगी। शाओवू की आंखें चमकीं, पर तांगसान का हाथ कंधे पर था। वो सिर्फ उदास होकर सिर हिला सकी। नोंग नोंग ने अपनी पावर और स्पीड बढ़ाई। बायां हाथ चलाकर हवा और जमीन का टेम्परेचर कंट्रोल करने लगी। चल आजा, आज देखती हूँ मेरा टावर और जादू भारी पड़ता है या तेरा ये बदबूदार टाइगर। दोनों मैदान में भिड़ गए। नोंग नोंग अपने जादू से जमीन फिसलन भरी करती और हवा को मोड़कर दाई के हमलों से बचती रही। सामने से भिड़ने की औकात नहीं थी, इसलिए बस स्पीड के दम पर उसे नचा रही थी। बीच बीच में पानी का गोला और मिट्टी के कांटे फेंककर उसका ध्यान भटका देती। दाई का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी पावर बीम से पूरा मैदान खोद डाला, पर नोंग नोंग फिसलती हुई मछली की तरह हाथ ही नहीं आ रही थी। 11 लेवल छोटा होकर भी तू मेरे साथ इतना नाटक कर रही है? सीधे खड़ी हो। दाई दहाड़ा। अबे सीधे खड़े होकर पिटूं क्या बेवकूफ? नोंग नोंग की आवाज उसके पीछे से आई। दाई मुड़ा तो नोंग नोंग 8 मीटर दूर फिसल चुकी थी। दाई की नीयत में खून सवार हो गया। तीनों पावर रिंग्स एक साथ चमकी। फुल पावर अटैक। माहौल गर्म हो गया। नोंग नोंग को भी एहसास हुआ कि अब खतरा बड़ा है। तभी एक लाठी हवा को चीरती हुई आई। दाई अपनी पूरी पावर में था, संभाल नहीं पाया। धड़ाम। 37 लेवल का दाई एक ही वार में हवा में उड़कर दूर जा गिरा। फिर वही लाठी बिना रुके नोंग नोंग की तरफ घूमी, पर लाठी लगने से ठीक 1 सेकंड पहले नोंग नोंग गायब। टेलीपोर्ट होकर 3 मीटर दूर प्रकट हो गई। लाठी चलाने वाले टीचर ली का वार खाली गया। उनके चेहरे पर पहली बार हैरानी आई। 37 लेवल का दाई नहीं बच पाया, पर यह 26 लेवल की लड़की बच गई। टीचर ली का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी। नोंग नोंग का दिल धक से रह गया, पर अकड़ फिर भी कम नहीं हुई। तो क्या हुआ? पहले हाथ दाई ने उठाया था, मैंने नहीं। मुझे सजा किस बात की? टीचर ली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। 10 साल में किसी की इतनी औकात नहीं हुई कि मुझसे ऐसे बात करे। मार खाने के काम कर रही है। लाठी दोबारा घूमी। इस बार स्पीड डबल थी। नोंग नोंग ने पैर मारा और 5 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गई। वार फिर खाली गया। नोंग नोंग हाँफ रही थी। माथे पर पसीना था, पर चेहरा देखकर बोली, अबे 60 लेवल का टीचर होकर भी मुझे छू नहीं पा रहे। दाई आंखें फाड़े देखता रह गया। उसकी खुद की बांह अभी तक सुन्न पड़ी थी और ये लड़की 2 बार बच निकली। तांगसान का दिमाग दौड़ रहा था। ये और कितनी बार टेलीपोर्ट कर सकती है? 5 या 6 बार। उसके बाद पावर खत्म। टीचर ली अब बौरा गए थे। 63 लेवल के टीचर की नाक एक 26 लेवल की लड़की ने काट दी थी। उन्होंने अपनी पहली पावर रिंग खोली। अटैक पावर 200% बढ़ गई, इतनी तेज कि नोंग नोंग सोच भी नहीं पाई। बस जान बचाने के लिए 4 मीटर दूर टेलीपोर्ट हुई। तगड़ा चक्कर आने लगा। तीसरी बार हो चुका था। नोंग नोंग की सांसें फूल रही थीं, टांगें कांप रही थीं। फिर भी उसने मुंह उठाकर चिढ़ाया। बॉडीगार्ड्स को भगा दिया तो क्या हुआ? इतने बड़े टीचर होकर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए। बकवास है यह एकेडमी। चौथा वार आया। नोंग नोंग फिर बची, पर लैंड होते ही आधा चेहरा पीला पड़ गया। बस इतना ही दम है? 5वां वार। 7 मीटर दूर प्रकट हुई। पीठ पसीने से भीग चुकी थी। मुझे लगा था शेरेक एकेडमी बहुत तोप है, निकला फुस्सी बम। 6ठा वार। नोंग नोंग जमीन पर जा गिरी। एक हाथ से जमीन पकड़ी, तब जाकर सीधी बैठ पाई। सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। टीचर ली की अक्ल घास चरने चली गई थी। अब वो सबक सिखाने के मूड में नहीं थे, बस उसे टच करके अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, पर हर बार जरा सा मिस हो जाता। शाओवू ने तांगसान का हाथ खींचा, पर तांगसान ने मना कर दिया। टीचर हैं, जान से नहीं मारेंगे, थोड़ा सबक सीखेगी तो बुरा नहीं है। दाई मजे ले रहा था। शाओवू जुजुचिंग के पास गई, पर जुजुचिंग बोली, हम नहीं रोक पाएंगे, किसी और टीचर को बुलाना पड़ेगा। अटैक के तगड़े झटके से बेखबर नोंग नोंग हवा में उड़कर 7-8 मीटर दूर जा गिरी। नोंग नोंग जमीन पर पड़ी थी। कान बज रहे थे। पूरी दुनिया घूम रही थी। भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। नोंग नोंग ने हिम्मत करके सिर उठाया। टीचर ली उसके सामने खड़े थे। चांदनी में उनके सफेद बाल चमक रहे थे। लाठी हवा में बहुत ऊंची उठी हुई थी, जिसने चांद की रोशनी भी ढक ली थी। ये वार पहले जैसा नहीं था।
आर्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स का छठा सेंस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अगर ये लाठी गिरी तो सबक नहीं, काम तमाम हो जाएगा। ये बूढ़ा सच में जान लेने पर उतारू था। नोंग नोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, शाओवू चीखी। सर रुक जाइए, जुजुचिंग चिल्लाई। लाठी हवा को चीरती हुई नीचे गिर रही थी। नोंग नोंग जमीन पर पड़ी अपना पीला चेहरा उठाए देख रही थी। हथेली में गुरुजी का दिया हुआ वो मार्क अचानक उबलने लगा। उसने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से चीख मारी, गुरुजी 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 बचाओ। 3 पुकार पूरी रात के आसमान को चीरती निकल गईं। लाठी नोंग नोंग के माथे से सिर्फ आधा इंच दूर थी। सब लोगों की धड़कनें रुक गईं। तभी सामने खाली हवा में से एक हाथ बाहर निकला। 5 उंगलियां खुलीं और उसने बड़े कैजुअल अंदाज में उस खौफनाक लाठी को सामने से थाम लिया। धड़ाम एक भारी आवाज हुई, पर वो हाथ टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत मजबूत चट्टान पर माचिस की तीली मार दी हो। 63 लेवल का सोल एम्परर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था और मैंने उसे एक हाथ से रोक लिया। जी हाँ, सिर्फ एक हाथ, 5 उंगलियां, बिना कोई सोल रिंग दिखाए, जमाई लेते हुए। आधे घंटे पहले ही मैं नए हवेली में सोने गया था। 16 दासियों ने दिन भर सेवा की थी। थकान से आंखें बंद हो रही थीं। तभी हथेली में मास्टर वाला सिंबल 3 बार तेज गर्म हुआ, हर बार पहले से ज्यादा तेज। मैंने कपड़े बदलने तक का टाइम नहीं लिया, सीधे हवा से स्टेप आउट करके पहुंच गया। सबकी नजरें मुझ पर ही थीं। मैंने नीचे जमीन पर पड़ी सफेद फ्रॉक वाली लड़की को देखा। बाल बिखरे हुए, चेहरा पसीने से लथपथ, कपड़ों पर धूल, घुटने छिले हुए और होंठ बिल्कुल सफेद। निंग रोंग रोंग ने रोती आंखों से ऊपर देखा, आंसू छलक रहे थे। तुम इतनी देर से क्यों आए? उसकी आवाज बैठी हुई और तीखी थी। मैं तो बस मरने ही वाली थी, झूठे इंसान। मैंने एक जमाई ली। अरे चिल्ला क्यों रही है? आधी रात को सोती क्यों नहीं? फिर उसके इस हाल को देखकर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। अरे मेरी प्यारी चेली, तेरी ये हालत किसने की? रोंग रोंग के आंसू बह निकले। ये डर का नहीं बल्कि सुकून का रोना था कि रात भर की भागदौड़ के बाद आखिरकार उसे किसी ने संभाल लिया। मुझे धुंधला सा याद आया कि ओरिजिनल स्टोरी में श्रेक एकेडमी के शुरुआती दिनों में इसकी काफी अनबन हुई थी। पर मैं तो नया घर बसाने, अपने पूरे 16 नौकरों के साथ राजाओं वाली ठाठ बाट में इतना बिजी था कि ये बात दिमाग से ही निकल गई। मुझे लगा था कि इसे कुछ नहीं होगा। आखिर मेन स्टोरी में तो सब ठीक ही था। पर अब इस मासूम बेजान पड़े चेहरे को देखकर मुझे सच में गुस्सा आ रहा था। चलो शांत हो जाओ। मेरी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हुई, जैसे किसी बिफरी हुई बिल्ली को पुचकारते हैं। तुम्हारा मास्टर आ गया है। मैंने सामने खड़े सफेद बालों वाले बूढ़े ली यूसोंग की तरफ देखा। 63 लेवल का सोल एम्परर, हाथ में ड्रैगन राड पकड़े हुए। उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, सदमे से। उसने पूरी ताकत से छड़ी चलाई थी और मैंने उसे एक हाथ से बिना हिले डुले ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई सूखी लकड़ी पकड़ी हो। उसने और जोर लगाया पर कुछ नहीं हिला। फिर 30% ताकत और झोंक दी, फिर भी सब टस से मस न हुआ। मेरा हाथ उस छड़ी पर वेल्डिंग की तरह चिपक चुका था। उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने आधी आंखें मूंद रखी थीं, जैसे सामने उड़ती किसी मक्खी को देख रहा हूं। कोई दुश्मनी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस बेपरवाही। ली यूसोंग की पीठ झटके में ठंडे पसीने से भीग गई। उसने जवानी में दूर से एक सोल डोलो को देखा था, जिसकी एक नजर ने ही उसे ऊपर से नीचे तक कांपा दिया था। आज फिर वही एहसास हो रहा था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। मेरे शरीर पर न कोई सोल रिंग थी, न सोल पावर का कोई झटका। एकदम शांत पानी की तरह, पर जितना सन्नाटा था उतना ही खौफनाक था। एकदम अनप्रिडिक्टेबल। और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत कम उम्र का लग रहा था। कौन हो तुम? ली यूसोंग की आवाज भारी हुई। उसने अपनी ताकत हटाई, पर छड़ी पीछे न खींचकर सीने के सामने डिफेंसिव पोज में रख ली। मैंने कोई हमला नहीं किया, बस छड़ी के सिरे को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई बेकार तीली फेंकते हैं। ड्रैगन राड झंझनाते हुए उसके हाथ में वापस लौटी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक कदम। ली यूसोंग का शरीर अपने आप आधा कदम पीछे हट गया। हटते ही उसका चेहरा उतर गया। एक 63 लेवल का सोल एम्परर एक लौंडे के सामने अपने आप पीछे हट गया। बेइज्जती। लेकिन शरीर दिमाग से ज्यादा सच बोलता है। मैंने उस पर और दबाव नहीं बनाया। साइड में होकर निंग रोंग रोंग के आगे खड़ा हो गया, एकदम कैजुअल अंदाज में। ढीला ढाला नाइट सूट, बिखरे बाल, पूरा एटीट्यूड ऐसा था मानो अय्याशी के बीच से घसीट कर लाए जाने पर चिढ़ गया हो। लेकिन मुझ पर यह लापरवाही भी लोगों को खतरनाक लग रही थी, जैसे कोई पैदाइशी सुरमा ऐसे ही बेपरवाह रहता है और उसका खड़ा होना ही नियम बन जाता है। ग्राउंड में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसें भी सुनाई दे रही थीं। टैंग सैन की नजरें मेरी पीठ पर गड़ी थीं। जब से मैं आया था वो मेरा नप तोल कर रहा था। एक हाथ से सोल एम्परर का हमला रोक लेना, बिना सोल रिंग, बिना सोल पावर के, सिर्फ फिजिकल पावर से कुचल देना, ये उसकी समझ से बाहर था। डेंजरस, बहुत डेंजरस। उसने बिना हलचल किए अपनी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे किया और हाथ कमर के बेल्ट पर ले गया। झू झूकिंग टैंग सैन के पीछे खड़ी थी। उसके हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहने वाले चेहरे पर अब पसीना दिख रहा था। तो ये निंग रोंग रोंग का मास्टर है। उसकी पीठ के रोंगटे खड़े हो गए। शियाओ वू टैंग सैन के बगल में थी। उसका रिएक्शन बाकी सबसे अलग था। मेरे आते ही उसकी पुतलियां फैल गई थीं। शुरू में तो हैरानी थी, लेकिन जब मैंने ली यूसोंग की छड़ी को हल्के में साइड किया और निंग रोंग रोंग के आगे आ खड़ा हुआ तो उसकी सिक्स्थ सेंस जोर से झंझना उठी। खौफ, एक अनजाना बेतुका खौफ उसके अंदर से उभरा। उसकी नजर में मैं इंसान नहीं, कोई खूंखार जंगली दरिंदा था। एक ऐसा ब्लैक होल जो सारी रोशनी निगल जाता है।
उसके 10 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स चीख चीख कर चेतावनी दे रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अनजाने में ही टैंग सैन का हाथ थाम लिया और खुद को उसके पीछे छुपाने लगी। दई मुबाई जिसे टैंग सैन ने संभाल रखा था, उसका दिल बैठ गया। खत्म। उसके व्हाइट टाइगर सोल ने हाई अलर्ट का सिग्नल दे दिया था। जब से मैं आया था उसके रोंगटे खड़े थे। आत्मा तक को कांपा देने वाला यह दबाव ली यूसोंग से कई गुना ज्यादा था। यह बंदा रोंग का मास्टर है और मैंने अभी अभी उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया था, उसे धमकाया था, जान से मारने की कोशिश की थी। अब उसका मास्टर आ चुका था जिसने ली यूसोंग के पूरे वार को चुटकी में रोक लिया। फ्लैंडर यहाँ नहीं था। जाओ वुजी जख्मी था। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। मुझे इन सब की नजरों का एहसास था, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सिर थोड़ा झुकाया और टैंग सैन के पीछे छुपी शियाओवू से आंखें मिलाईं। होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शियाओवू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने टैंग सैन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैंने नजरें हटाईं और ली यूसोंग को देखा। अंकल जी, मेरी आवाज धीमी और आलस से भरी थी। आपका वो वार काफी भारी था। मैंने सिर टेढ़ा किया। नाइट सूट का कॉलर थोड़ा और नीचे खिसक गया। मुझे नहीं लगता कि मेरी मासूम चेली ने ऐसा कुछ किया है कि आप सब मिलकर उस पर टूट पड़े। जरा मुझे भी तो समझाओगे? अंदाज ऐसा था मानो कोई पड़ोस का बंदा पूछ रहा हो कि आधी रात को पटाखे क्यों फोड़ रहे हो भाई। ली यूसोंग को यह बात ऐसी चुभी जैसे सिर के पीछे किसी ने सुई घोंप दी हो। उसे मेरी आंखों में कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि वही बेपरवाही दिखी जिससे आप कुछ भी सफाई दो, रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। ली यूसोंग ने निगलते हुए अपनी घबराहट दबाने की कोशिश की। माथे से ठंडा पसीना टपका, पर उसने गलती नहीं मानी। पीछे खड़े स्टूडेंट्स देख रहे थे और बच्चों के सामने झुकना उसके लिए मौत से भी बुरा था। ऊपर से उसके मन में एक चोर भी था। मैं दिखने में बहुत छोटा लग रहा था। भले ही कोई चेहरे से अपनी उम्र छुपा ले, पर इतनी कम उम्र में सोल डोलो होना नामुमकिन सा था। ज्यादा से ज्यादा सोल सेंट होगा, और अगर वह और जाओ वुजी मिल जाएं, तो वे मुझे हरा सकते थे। ली यूसोंग ने अपनी अकड़ दिखाई। यह स्टूडेंट, उसने टीचर वाली धौंस जमाते हुए आवाज ऊंची की। दिन में ट्रेनिंग से भागी, रूल्स नहीं माने, रात को प्रिंसिपल से बदतमीजी की और क्लासमेट्स के साथ हाथापाई की। यहाँ तक कि मैंने इसे पैसों के दम पर गुंडे हायर करने की बात करते हुए भी सुना। मेरे पीछे खड़ी निंग रोंग लगभग उछल ही पड़ी। अगर वह मुझे मारेगा तो क्या मैं चुप रहूंगी? मैं एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर हूँ। खुद लड़ने की जगह हेल्प न ढूंढूं तो क्या करूं? ली यूसोंग ने उसे इग्नोर किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं यहाँ का टीचर हूँ, इसे सुधारना मेरा फर्ज है। मैंने दई मुबाई को भी सजा दी है, अब इसकी बारी थी, लेकिन यह सुधरने के बजाय घटिया हरकतों से बचकर भागती रही। ऐसी बदतमीज स्टूडेंट को सिखाकर तुमने अपना ही नाम खराब किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह पूरे मॉरल हाई ग्राउंड पर आकर और भी कड़क आवाज में बोला, मेरी सजा एकदम सही थी। अगर तुम समझदार हो तो बीच में मत आओ। मुझे इसे सबक सिखाने दो ताकि यह कल को कुछ बन सके। तुम्हारी ये ढील इसे और बिगाड़ देगी। ग्राउंड में 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने बात सुनकर ऐसे सिर हिलाया मानो सोच विचार कर रहा हूं। अगर मेरी चेली ने सच में ऐसा किया है तब तो वाकई गड़बड़ है। ली यूसोंग ने राहत की सांस ली ही थी, पर मैंने आगे कहा, वैसे एक सवाल और है। मैंने उस हाथ की उंगलियां मरोड़ी जिससे उसकी छड़ी पकड़ी थी। तुमने मेरी चेली से लड़ने वाले उस लड़के को भी सजा दी थी? मैंने घूमकर टैंग सैन का सहारा लिए खड़े दई मुबाई को देखा। दई मुबाई का शरीर अकड़ गया और उसने नजरें चुरा लीं। तो क्या तुमने उसे भी उतनी ही ताकत से मारा था जितनी ताकत से मेरी चेली पर वार किया? ली यूसोंग का रंग उड़ गया। मेरी आवाज एकदम नॉर्मल थी। जिस हिसाब से मैंने तुम्हारी छड़ी का प्रेशर फील किया, वह वार अगर उस लड़के पर पड़ता तो उसकी हालत बुरी होती, पर वह तो उतना जख्मी नहीं लग रहा। ली यूसोंग ने दांत भींचे। वह यह कबूल नहीं कर सकता था कि उसने निंग रोंग पर ज्यादा गुस्सा निकाला था, भले ही बात सच थी। मैं इस एकेडमी का टीचर हूँ। उसने अपनी टोन एक लेवल और बढ़ाई। गलती के हिसाब से सजा तय करना मेरा काम है। इसकी गलती ज्यादा बड़ी थी, इसलिए इसे कड़क सजा मिली। ये तो रूल है। उसने लंबी सांस ली और गंभीर होकर कहा, और वैसे भी मेरा वार भले ही भारी लग रहा था, पर मैंने ताकत रोक रखी थी। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतना कंट्रोल तो है मुझ में। उसने अपनी ड्रैगन राड जमीन पर पटकी। तुम इस एकेडमी के नहीं हो। मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ, वरना मुझे बाकी टीचर्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। बात खत्म करते करते उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी, पर वह अकड़ा रहा। मैंने 2 सेकंड तक चुपचाप उसे देखा और फिर हंस दिया। ये कोई हल्की हंसी नहीं थी, बल्कि ऐसी हंसी थी जिसने ली यूसोंग को अंदर तक कांपा दिया। तो ये बात है। मैंने बहुत धीमे से ये शब्द कहे और कहते ही गायब हो गया। कोई वार्निंग नहीं, कोई सोल पावर का झटका नहीं, कोई हवा की सरसराहट नहीं। मैं बस गायब हो गया। अगले ही पल मैं ली यूसोंग के ठीक सामने था, सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एकदम मुंह के सामने, इतना पास कि वो मेरी पलकें और मेरे कपड़ों की खुशबू तक महसूस कर सकता था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने ड्रैगन राड उठानी चाही। उसकी 6 सोल रिंग्स, एक सफेद, एक पीली, 3 बैंगनी, एक काली, एक साथ जल उठी। 63 लेवल के सोल एम्परर की पूरी डिफेंसिव पावर उसके शरीर पर आ गई। ली सर, सही कहा ना? मेरी आवाज एकदम धीमी और सपाट थी, बिना किसी इमोशन के। आपकी बातें सुनने में बड़ी सही लगती हैं, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने साइड से एक किक घुमाई, तुम्हें पीटने से। उसकी 6 रिंग्स से बना सोल पावर शील्ड मेरी लात छूते ही चकनाचूर हो गया। टूटा नहीं,
सीधा बिखर गया, जैसे उबलते पानी में कांच टूटता है। क्रैक होने का टाइम भी नहीं मिला। 6 रिंग्स की रोशनी एक पल को झिलमिलाई और बुझ गई। धड़ाक। ली यूसोंग किसी बेकाबू पतंग की तरह 15 मीटर दूर जा गिरा। उसकी पीठ जमीन से टकराई और धूल के गुबार से कराहने की आवाज आई। मैंने पैर वापस खींचा। मेरा दूसरा पैर जमीन से हिला तक नहीं था। ओहो सॉरी, मैंने ऐसे कहा जैसे अभी याद आया हो। बात पूरी नहीं हुई थी। तुम्हें पीटने का एक सॉलिड रीजन है मेरे पास। आखिरकार मैं रोंग का प्यारा मास्टर जो हूँ। ग्राउंड में 3 सेकंड का सन्नाटा छा गया। टैंग सैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूरा सीन देखा था। ली यूसोंग ने इतने पास से अटैक आते देख अपनी पूरी 6 रिंग्स का डिफेंस एक्टिवेट किया था। ड्रैगन राड घुमाई थी। सब आधे सेकंड में हुआ था, पर सब बेकार गया। बिना किसी सोल रिंग या सोल पावर के, सिर्फ फिजिकल पावर से 63 लेवल के सोल एम्परर को 15 मीटर दूर फेंक दिया। सोल सेंट या सोल डोलो? वह टाइटल डुलुओ सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। 17-18 साल का लड़का और टाइटल डुलुओ, ये सोचना ही बेतुका था। पर सोल सेंट या सोल डोलो होना पक्का था। झू झूकिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। 6 रिंग्स एक झटके में तबाह। ऐसा बंदा पूरे स्टार लुओ एम्पायर में ढूंढने से न मिले। दई मुबाई पत्थर की तरह जम गया। उसने 15 मीटर दूर पड़े ली यूसोंग को देखा। सच शीशे की तरह साफ था। शियाओ वू ने टैंग सैन की उंगलियां इतनी जोर से कसी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। किसी हाई लेवल सोल बीस्ट से डर लगता है, पर भागने का चांस होता है। लेकिन मुझसे उसे लगा कि भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। टैंग सैन का हाथ अपने आप अपनी कमर के बेल्ट पर गया, पर उसे पता था कि इतनी पावर गैप के आगे उसके सारे सीक्रेट वेपन्स खिलौना है। दूसरी तरफ निंग रोंग के बेजान चेहरे पर आंखें चमक उठी। मारो इसे और मारो। सही किया। अभी तक जो लड़की मरने की हालत में थी, वह अब खिलखिला रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं वापस मुड़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रखा और एक लाल रोशनी लहरों की तरह उसके पूरे शरीर पर फैल गई। उसकी खरोंचें, नीले निशान और थकान देखते ही देखते गायब हो गए। चेहरा वापस खिल उठा और उसकी एनर्जी पूरी तरह लौट आई। सिर्फ 5 सेकंड में निंग रोंग उस मरे हुए हाल से वापस एकदम बिंदास हो गई। पर अचानक उसका एक्सप्रेशन बदला। चेहरा गंभीर हुआ। झूठे मास्टर, तुम्हारे चेहरे पर यह सब क्या लगा है? मैंने आंखें मूंदी और अपना चेहरा छुआ। उंगलियों पर डार्क रेड मार्क्स लग गए। पोंछना भूल गया था। क्या सच बता दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। निंग रोंग अभी सिर्फ 12 साल की है। उसे यह बताना कि मैं पूरी रात 16 दासियों के साथ बिजी था। लाइट वर्जन में बदनामी थी और हैवी वर्जन में इज्जत का कबाड़ा। मेरा चेहरा एकदम सीरियस रहा, जैसे मुझे अभी अभी कुछ याद आया हो। ओह, ये तो मेरी एक स्पेशल सोल टेक्निक की वजह से हुआ है। मैंने अपनी आंख मारकर विंक किया, जिसकी एक बहुत ही अजीब और मजाकिया वाइब थी। निंग रोंग का मुंह बन गया और उसने आंखें मटकाते हुए एक जबरदस्त रोल दिया। आंखें पूरी 180 डिग्री घूम गईं। सोल टेक्निक? उसने बात को ऐसे दोहराया जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। सोल टेक्निक की प्रैक्टिस करने से चेहरे पर औरतों के इतने लिपस्टिक के निशान आ जाते हैं? उसने सिर टेढ़ा किया। भूत को उल्लू बना रहे हो क्या? ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसमें 7-8 औरतों की स्टैंप लगती है चेहरे पर? वह 2 कदम पास आई, आंखें छोटी की और बोली, ये वाला पीच पिंक है, ये सिंदूरी लाल है और ये वाला डार्क रोज रेड। झूठे मास्टर, जरा बताओ तो सही कि ऐसी कौन सी सोल टेक्निक है जिससे इतने सारे कलर्स निकलते हैं? मेरे होठों का कोना फड़का। इस छोरी की आंखें इतनी तेज कैसे हैं भाई? हूँ मैंने गला साफ करते हुए टॉपिक बदला। ये सब छोड़, पहले ये बता कि वह बूढ़ा तेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा था? फिर से कोई पंगा लिया क्या? पंगा क्या होता है? ये शहजादी कभी पंगा नहीं लेती। उसने अपनी अकड़ दिखाई, पर फिर भी पास आकर फुसफुसाते हुए पूरी रामायण सुनाने लगी। दिन में क्लास बंक करने पर फ्रेंडर की डांट से लेकर दई मुबाई के साथ गाली गलौज और ली यूसोंग के 7 वार झेलने की पूरी कहानी कह सुनाई। आखिरी वार तो बस पढ़ने ही वाला था। मैं सुनता रहा और सिर हिलाता रहा। चांदनी रात में हम दोनों के सिर पास पास थे। सीन काफी सेट लग रहा था। 15-20 मीटर दूर खड़ा टैंग सैन मेरे हाथ को घूर रहा था। 5 सेकंड में पूरी हेल्थफुल। उसके मास्टर यू शियाओगांग की 10 कोर थ्योरीज में साफ लिखा था कि एक सोल मास्टर की एबिलिटीज उसके सोल टाइप के हिसाब से फिक्स होती हैं। कोई एक साथ अटैक, कंट्रोल और हीलिंग नहीं कर सकता। पर मैंने एक किक से 63 लेवल का डिफेंस तोड़ा और अब टॉप क्लास हीलिंग दिखा रहा था। ऊपर से निंग रोंग की वे स्पेशल एबिलिटीज, इनविसिबिलिटी, स्पेस टेलीपोर्टेशन, ये सब एक ही बंदे से आ रहा था। थ्योरी से बिल्कुल अलग। एक अकेला बंदा इतने सारे रास्तों में मास्टर कैसे हो सकता है? झू झूकिंग भी उसी हाथ को घूर रही थी। उन स्पेशल एबिलिटीज में अटैक, कंट्रोल और सपोर्ट सब था, बस हीलिंग की कमी थी। अगर वह इनमें से एक, भले ही एक ही सीख ले, तो उसे झू झूयुआन के सामने सिर्फ भागना और छुपना नहीं पड़ेगा। दई मुबाई ने देखा कि निंग रोंग बार बार उसकी तरफ इशारा कर रही है, तो उसका दिल धक धक करने लगा। मैं बात सुनकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। दई मुबाई की बॉडी अकड़ गई। वह डिफेंस पोज में आ गया, पर मैं सीधा उसके बगल से निकल गया। एक नजर भी नहीं डाली, जैसे रास्ते में पड़े किसी पत्थर के पास से गुजरा हूँ। दई मुबाई हक्का बक्का रह गया। ऐसे इग्नोर होना मार खाने से भी ज्यादा बेइज्जती वाला था, पर अंदर ही अंदर उसे जान बचने की राहत भी मिली। मेरे कदम नहीं रुके। मैं सीधे टैंग सैन के पीछे छुपी शियाओ वू की तरफ बढ़ा। मेरे हर एक कदम के साथ शियाओ वू की पुतलियां फैलती जा रही थीं।
उसके 10 लाख साल पुराने इंस्टिंक्ट्स चीख चीख कर कह रहे थे, यह इंसान नहीं है। उसने टैंग सैन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं, बॉडी अकड़ गई और पैर कांपने लगे। मैं उसके सामने 2 मीटर की दूरी पर रुका। चांदनी रात में मेरे चेहरे पर लिपस्टिक के निशान अभी भी दिख रहे थे, पर मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम शियाओ वू हो ना? हेलो। आवाज एकदम सॉफ्ट और फ्रेंडली थी, जैसे कोई पड़ोस का बड़ा भाई बात कर रहा हो। पर शियाओ वू के लिए यह बर्फीले पानी में भीगने जैसा था। वो वहीं जम गई। टैंग सैन ने शियाओ वू का डर महसूस किया। उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया ताकि हमारे बीच आ सके। अभी वह कदम जमीन पर पड़ता उससे पहले ही, रुको। 2 शब्द मेरे मुंह से निकले। आवाज तेज नहीं थी, बल्कि एकदम हल्की थी, पर टैंग सैन वहीं थम गया। उसने खुद नहीं रोका था, बल्कि उसकी बॉडी पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने ऊपर से दबाकर उसकी हर मसल, हर नसों और जॉइंट्स को वहीं लॉक कर दिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। टैंग सैन ने अपनी सोल पावर एक्टिव करने की कोशिश की। उसकी स्पिरिट बॉडी के अंदर छटपटाने लगी, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गर्दन नहीं घूम सकती थी, हाथ नहीं उठ सकते थे, उंगलियां तक नहीं मुड़ रही थीं, सिर्फ आंखें घूम सकती थीं। यह कंट्रोल कोई सोल टेक्निक या मेंटल अटैक नहीं था, यह एक ऐसी ताकत थी जो उसकी समझ से बाहर थी, जैसे इस दुनिया के रूल्स खुद काम कर रहे हों। मैंने सिर घुमाकर उसे देखा, एक तमीजदार बच्चा बनो, दूसरों की बात के बीच में मत बोलो। फिर वापस मुड़कर शियाओ वू को देखकर मुस्कुराया। शियाओ वू की हर हड्डी खौफ से कांप रही थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था और टैंग सैन भी फांस चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक झूठी और अकड़ी हुई मुस्कान बनाई, जिससे उसकी मसल्स खींचने की आवाज तक आ सकती थी। हेलो, क्या काम है? मुझे अंदर से सब पता था कि यह 10 लाख साल पुरानी खरगोश है। आखिर मैंने ओरिजिनल स्टोरी पढ़ी है, पर अभी ये सब खोलने का मन नहीं था। मैं तो बस क्यूरियोसिटी में पास आया था, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पीछे की तरफ थोड़ी से इशारा किया। मेरी चेली कह रही थी कि जब सब उसे पीट रहे थे तब सिर्फ तुम उसकी हेल्प करना चाहती थी, बस थैंक यू बोलने आया था। दूसरी तरफ ग्राउंड में दई मुबाई तुरंत ड्रामेटिक एक्सप्रेशन बनाकर जाओ वुजी की तरफ भागा। जाओ सर, निंग रोंग रोंग का मास्टर आया है और आते ही दादागिरी दिखा रहा है। पहले ली सर को लात मारकर उड़ा दिया और अब टैंग सैन को पंगु बना दिया है। देखिए, टैंग सैन अभी तक हिल भी नहीं पा रहा। उसने मिर्च मसाला लगाते हुए आगे कहा, रोंग रोंग दिन में क्लास बंक कर रही थी, प्रिंसिपल सर ने डांटा तो चिढ़ गई। रात को मुझसे झगड़ा किया तो ली सर नॉर्मल रूल्स के हिसाब से सजा दे रहे थे, पर उसने अपने मास्टर को बुला लिया। उसका मास्टर अपनी पावर के दम पर ली सर को अधमरा कर चुका है और बाकी बच्चों को डरा रहा है। देखिए, ली सर 15 मीटर दूर पड़े हैं, अभी तक उठ नहीं पाए। जाओ वुजी की उस सूजी हुई आंख में गुस्सा भड़क उठा। कल ही तो उस कमीने टैंग हाओ ने आकर बिना वजह उसकी धुनाई की थी। एक ही घूंसे में उसे ग्राउंड से सीधा दीवार में गाड़ दिया था। पूरा चेहरा खून से लथपथ और 3 पसलियां टूट गई थीं। टैंग हाओ कौन था? इस कॉन्टिनेंट का सबसे यंग टाइटल डुलुओ, 95 लेवल का सुपर डोलो। उसकी मार तो उसने सह ली, पर आज फिर वही नाटक। एक आवारा अनजान लौंडा आकर श्रेक एकेडमी के सिर पर चढ़ेगा। ली यूसोंग को पीटा, टैंग सैन को लॉक किया और सीना चौड़ा करके एकेडमी में खड़ा है। श्रेक एकेडमी को ऐरा गहरा समझ रखा है क्या? उसकी स्किन मेटल की तरह चमकने लगी। हाइट बढ़कर 3 मीटर पहुंच गई। कंधे दरवाजे जितने चौड़े और घूंसे चट्टान जैसे। ग्रेट डिवाइन बियर, जाओ सर, रुकिए। दई मुबाई ने उसकी कमर जितनी मोटी बाह पकड़नी चाहिए, पर हिला भी नहीं पाया। जल्दबाजी मत करिए, वह बहुत स्ट्रांग है, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जियाओ वुजी ने एक न सुनी। अनबीटेबल किंग 50 सालों से सीन में था। कल टैंग हाओ के हाथों पंचिंग बैग बना और आज कोई नया लौंडा आकर दादागिरी दिखा रहा है। ये बर्दाश्त के बाहर था। उसे तो बस भड़ास निकालने और अपनी इज्जत वापस पाने का मौका चाहिए था। क्या उसे हलवा समझ रखा है? उसका 3 मीटर लंबा शरीर जैसे ही आगे बढ़ा, जमीन हिल गई। इधर एड गेट से बढ़ी। मेरी सेंसेस ने दई मुबाई और जाओ वुजी की सारी बातें पहले ही सुन ली थीं, पर मैं तो अपनी चेली और फ्यूचर चेली से बात कर रहा था। मेरे लिए जाओ वुजी की कोई वैल्यू नहीं थी। तभी पीछे से एक भारी भरकम सोल पावर का प्रेशर आया। 76 लेवल का सोल सेंट अपनी पूरी ताकत और स्पिरिट अवतार के साथ। बुरा नहीं है, कम से कम ली यूसोंग से तो काफी बेहतर है। मैंने बेमन से अपना सिर घुमाया। शियाओ वू ने सबसे पहले उस 3 मीटर विशाल बियर अवतार को अटैक के लिए तैयार देखा और चिल्लाई, जाओ सर। निंग रोंग रोंग ने भी अपनी गर्दन घुमाई। चांदनी रात में ग्रेट डिवाइन बियर का स्पिरिट अवतार दिख रहा था। 3 मीटर लंबा कद, मेटल जैसी चमकदार स्किन और उसके चारों तरफ 7 सोल रिंग्स घूम रही थीं। 2 पीली, 2 बैंगनी, 3 काली। चक्की के पार्ट जितना बड़ा घूंसा सिर के ऊपर उठाए, वह एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसके हर कदम पर जमीन कांप रही थी और हवा थरथरा रही थी। एक 76 लेवल के सोल सेंट का खौफनाक प्रेशर और स्पिरिट अवतार की दरिंदगी किसी अदृश्य दीवार की तरह हमारी तरफ बढ़ रही थी। टैंग सैन अभी तक पंगु बना खड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। झू झूकिंग की आंखें सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गईं। शियाओ वू डर के मारे बिल्कुल सिमट गई। दई मुबाई के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो मन ही मन खुश हो रहा था। वह देखना चाहता था कि निंग रोंग रोंग के मास्टर का क्या हश्र होता है। निंग रोंग रोंग का हाथ अनजाने में ही आगे बढ़ा और उसने मेरी आस्तीन कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। मैंने आधी आंखें मूंद रखी थीं और एक जमाई ली। इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है।
जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर